Good morning, good afternoon, good evening, everybody. So what we have seen in last lecture, let us have recap of the same. Okay. So in first of all, we have seen the difference between direct tax, indirect tax that you very well know. Okay. Then after we have seen ingredients of income tax law, Income Tax Act 298 section, Finance Act part 1, 2, 3, 4, income tax rules, who gives the power to CBDT to frame the rules 295 and वो जो पावर्स दे रहे हैं सीबीडीटी उसके हिसाब से इनकम टैक्स रूल्स 1962 फ्रेम कर दिए. सर्कुलर नोटिफिकेशंस also issued by, you can say, CBDT, that is power given by section 119. Okay, circulars are only binding on the assessing officer, income tax officers, जबकि नोटिफिकेशन दोनों को बाइंड करता है. यस. और लास्ट में आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का केसेस. राइट, तो इतना तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन डेप्थ वी हैव लर्न अबाउट द स्टेप्स. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि पर्सन रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है, या तो फिर नॉन रेसिडेंट है. देन आफ्टर स्टेप नंबर 2, वी विल कैलकुलेट द इनकम एंड दैट इनकम विल बी बाइफर्केटेड इनटू डिफरेंट हेड. वी हैव 5 हेड्स. कौन कौन से 5 हेड्स हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन and other sources. Okay, next step number 3, we will calculate income under each head. Okay, पहले हमें क्लासिफाई करना है, फिर each head में इनकम कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट करने के बाद we will apply the clubbing. क्लबिंग माने, क्लबिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी और हमारी इनकम हमने किसी और को ट्रांसफर की टू अवॉइड द टैक्स, तो एक्चुअल इनकम जिसकी है उसको ही क्लब होगी. सेपरेट चैप्टर है सभी के लिए, तो वी विल सी टू इट इन डिटेल. यहां पे सिर्फ हम स्टेप्स देख रहे हैं. ठीक है, फिर होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. ओके, देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट द ग्रोस टोटल इनकम. सर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोस टोटल इनकम? टोटल इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स आफ्टर क्लबिंग, आफ्टर सेट ऑफ. ओके, उसमें से हम डिडक्शन माइनस करेंगे. सर, एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्या डिफरेंस क्या होता है? जो डिडक्शन है, डिडक्शन ओके, वो ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होती है. जो जनरल डिडक्शंस होते हैं, पर्टिकुलर हेड के डिडक्शन पर्टिकुलर हेड में से माइनस होंगे. बट जो एग्जेम्पशन होते हैं, एग्जेम्पशंस माने जो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसको हमें कंसीडर ही नहीं करना है. दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू. डिडक्शन जनरल कौन कौन से हैं? सेक्शन 80 से लेके 80U तक, 80C से लेके 80U तक. ओके, वो माइनस करने के बाद जो इनकम आती है उसको बोलते हैं हम टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम. ओके, देन आफ्टर जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम होगी उस पे हम रेट एप्लीकेबल करेंगे, और रेट आज के लेक्चर में हम लर्न करने वाले हैं. यस, और उसके बाद आता है सरचार्ज और रिबेट. सरचार्ज और रिबेट. ओके, ये सरचार्ज क्या है, रिबेट क्या है, वो आज या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. सो डू नॉट वरी फॉर द सेम. और हेल्थ और एजुकेशन सेस कितना आता है? हेल्थ एजुकेशन सेस 4% कंफर्म. कोई भी टैक्स हो, कोई भी पर्सन हो, उसका जो भी लास्ट में रिबेट, सरचार्ज सब कुछ एडजस्ट करने के बाद लास्ट में टैक्स फाइनल होता है. फिर उसमें हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड करेंगे फॉर श्योर. ओके, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, करना है, पक्का करना है. ठीक है, और फिर उसमें से आपका जो टोटल टैक्स पेबल है उसमें से हम एडवांस टैक्स और टीडीएस माइनस करेंगे. सर, ये एडवांस टैक्स टीडीएस माइनस क्यों करना? क्योंकि ये वो टैक्स है जो ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास, जब एज एन व्हेन इनकम इज गोइंग इनटू योर पॉकेट, उन्होंने पहले से ही टैक्स हमारे पास एडवांस में कलेक्ट कर रखे हैं, तो इसको माइनस करके हम फाइनल टैक्स जो बचा है वो पे कर देंगे. तो दिस इज हाउ द कंप्यूट मैकेनिज्म ऑफ, यू कैन से, टैक्सिंग इंडिविजुअल विल बी. ओके, और ये सारे का सारे स्टेप्स में आपका पूरा ये इंटर का डायरेक्ट टैक्स पोर्शन जो 60 मार्क्स का है, ये सब आ जाता है इसमें, पूरा का पूरा. ओके, चलिए, इज दिस क्लियर? और टैक्स पेबल लास्ट में क्या आएगा? फाइनल, फुल एंड फाइनल टैक्स पेबल. अभी असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. असेसमेंट ईयर इज अ ईयर which is starting from 1st April to 31st March every year. Yes, और असेसमेंट इज अ ईयर इनकम जिस ईयर में एसेस होगी, जबकि प्रीवियस ईयर जो इमीडिएट प्रीसीडिंग द असेसमेंट जैसे ठीक पहले का ईयर है,
असेसमेंट ईयर से ठीक पहले का ईयर है, ओके, असेसमेंट ईयर के ठीक पहले का ईयर, ओके। और ये जो प्रीवियस ईयर है दैट इज अ ईयर इन विच इनकम इज अर्न। असेसमेंट ईयर इज अ ईयर इन विच अर्न इनकम इन प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू टैक्स। लॉजिकली क्लियर है, ओके। चलिए, तो अभी आज का जो टॉपिक है वो हम यहां से शुरू करने वाले हैं। और क्या है, देखिए यहां पे हमने ये सारे के सारे स्टेप्स देख लिए और हमने जो जनरल रूल है, सर ये जनरल रूल क्या है, तो ये हमने जनरल रूल देख लिया है कि जब भी इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर होता है, यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिया था कि प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 है तो इसका असेसमेंट ईयर इमीडिएट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर होगा। या तो फिर आप ऐसे बता सकते हैं कि जो असेसमेंट ईयर है उससे इमीडिएट पहले का जो साल है, ईयर है, वो होता है प्रीवियस ईयर। तो ये जनरल रूल है, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 होगा तो असेसमेंट कब होगा उसका 22-23 में। प्रीवियस ईयर 22-23 होगा तो उसका असेसमेंट कब होगा 23-24 में। इस तरह हम जनरल रूल एप्लीकेबल करते हैं। बट इनकम टैक्स में मैंने आपको बोला कई बार ऐसा होता है कि जनरल जो प्रोविजन होता है उसमें एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है, और मैंने पहले भी आपको बताया हर एक टॉपिक जो ये रखते हैं उसका कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है वो क्या है, सी टू इट। Before we begin with today's topic, okay, do you have any doubt in earlier sessions or earlier topic? Then you can ask me. चलिए, अगर आपको प्रीवियस सेशन में कोई डाउट है, प्रीवियस कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो यू कैन आस्क, एंड इफ यू आर क्लियर देन वी कैन गो फर्दर अहेड। ओके, नो डाउट। चलिए, तो मैंने आपको लॉजिक समझाया कि क्यों हम प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो असेसमेंट ईयर में असेस करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, अर्ली मोस्ट देख लीजिए। यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप जब भी कोई इनकम को कैलकुलेट करोगे, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वुड लाइक टू चार्ज द पर्सन ऑन हिज इनकम, ओके। तो इनकम किसकी होगी? सर इनकम तो पूरे साल की होगी ना। क्यों साल, क्यों 12 मंथ्स, क्यों 15 मंथ्स नहीं कवर किया, क्यों 8 मंथ का साल नहीं रखा है, क्यों वाई दे वुड लाइक टू गो फॉर 12 मंथ्स? बिकॉज इट कवर्स एंटायर सीजन्स एंड एवरी ईयर ऑन ईयर यू कैन कंपेयर दी अदर ईयर, ओके। अभी यहां पे जब भी आपकी इनकम हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 21-22, ओके, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक का प्रीवियस ईयर है हमारा, ओके। अभी ये जो प्रीवियस ईयर है उसकी इनकम हम कैलकुलेट अर्ली मोस्ट टाइम कब कर पाओगे? सर 1 अप्रैल से पहले तो इम्पॉसिबल है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल से पहले इम्पॉसिबल, क्योंकि 31 मार्च को खत्म होगा, फिर बाद में आप पूरा का पूरा इनकम कैलकुलेट करोगे तो भी अर्ली मोस्ट 1 अप्रैल को कर पाओगे। तो वो ईयर हो जाएगा असेसमेंट ईयर 22-23, विच इज एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर फॉर अस इन दिस May 22 और November 22 एग्जाम, ओके। अभी क्या है, हर बार तो ऐसा एप्लीकेबल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिंपल लॉजिक समझाऊं तो यहां पे मैंने आपको पहले वो भी लॉजिक समझाया था क्या, कि असेसमेंट ईयर 22-23 का जो रिटर्न है वो कब हम फाइल करते हैं? इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस 31 जुलाई। अभी डेट एक्सटेंशन सब कुछ भूल जाइए। अगर ऑडिट पार्टी हुई तो 31 अक्टूबर। सर ये ऑडिट पार्टी नॉन ऑडिट पार्टी क्या है आगे पता चल जाएगा। अभी 31 जुलाई या तो फिर 31 अक्टूबर आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट है। आपका जो असेसमेंट 22-23 है, ओके। अभी तो जो रिटर्न की डेट एक्सटेंड हो रही है वो तो असेसमेंट 21-22 की है, ठीक है। हम पढ़ते अर्ली है, ओके, क्योंकि आप जाके एप्लीकेबल कर सको। तो यहां पे 31 जुलाई 22 और 31 अक्टूबर 22, ओके, दिस इज योर ड्यू डेट जबकि आपको रिटर्न फाइल करना है, ओके।
अभी मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, याद है, टीडीएस का, एडवांस टैक्स का, सबका लॉजिक था, ठीक है। अभी क्या होता है कि कोई सर्कमस्टेंसेस या फिर कोई केसेस ऐसे होते हैं, कैसे कि से फॉर एग्जांपल अभी देखिए यहां पे अगर ये जो मेरा असेसमेंट ईयर 22-23 है, ठीक है, जिसकी डेट इस तरह है, ओके, और यहां पे सिचुएशन नंबर 1 देखिए, एक्सेप्शन क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको लॉजिक समझाता हूं कि एक्सेप्शन क्यों है और एक्सेप्शन किसको बोलते हैं। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, दिस इज जनरल लॉ एंड लाइक अदर लॉ इट इज ऑल्सो हैविंग सम एक्सेप्शंस, ओके। तो ये एक्सेप्शंस क्या है? इनकम ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, सेक्शन 172। अभी देखिए कोई नॉन रेसिडेंट है, सर ये नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या है, रेसिडेंट कौन है, नॉन रेसिडेंट कौन है, वो चैप्टर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस में देखेंगे। राइट नाउ आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए, नॉन रेसिडेंट का मतलब है जो नॉर्मली इंडिया में रिसाइड नहीं करता है, मतलब लॉजिकली ऐसा नहीं है, चैप्टर 2 में इन डिटेल देखेंगे कितने डेज आप इंडिया में होगे तो आप रेसिडेंट हो जाते हो और कितने दिन आउटसाइड इंडिया होगे तो आप नॉन रेसिडेंट होगे, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, बट यहां पे ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि वो पर्सन जो है फॉरेन में सेटल्ड है, ठीक है, वो नॉन रेसिडेंट है, उसकी शिपिंग बिजनेस है, ठीक है, उसकी जो शिप है, ठीक है, वो इंडिया आती है, ओके। इंडिया आके पैसेंजर को अनलोड करती है और कैरेजेस लगेज को अनलोड करती है, तो चार्ज तो लेंगे ना। ये जो शिप है, शिप के जो ओनर है वो आपके पास चार्ज लेंगे नहीं लेंगे? यस लेंगे, पक्का लेंगे, ओके। अभी मैंने आपको 2 रूल बताए थे, ऐसा कुछ तो मैंने बोला था, सोर्स और रेसिडेंस, ओके, सोर्स एंड रेसिडेंस रूल, ऐसा कुछ तो मैंने बोला था पहले। हाँ, वो क्या था सर? सोर्स रूल में आपने बताया था कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी हो, इंडियन हो, फॉरेन हो, यूएस का हो, यूके का हो, इंडिया में सोर्स होता है, सोर्स माने मतलब इंडिया में ऑन किया, तो फिर वो बंदा किसी कहीं का भी हो, एलियन आके भी इंडिया में ऑन कर जाए, गवर्नमेंट विल चार्ज टैक्स फ्रॉम एलियन ऑल्सो, कि वो आप किसी भी ग्रह के हो, आप किसी भी ब्रह्मांड के कोने से आ रहे, बट इंडिया में आपने ऑन किया, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इंडिया। वी हैव पावर within the territory of India to charge the tax, okay, even if you are not Indian citizen, even if you are non-Indian resident, okay, इंडिया में आके ऑन करके ले जाओगे और टैक्स दिए बिना जा कैसे सकते हो आप, ओके। तो एक तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये सोर्स के रूल के मुताबिक टैक्स चार्ज कर सकते हैं। और नंबर 2, रेसिडेंस रूल। रेसिडेंस रूल में क्या होता है, पर्सन इंडियन रेसिडेंट है तो उसको इंडिया में टैक्स भरना ही है, फिर आपकी इनकम फॉरेन की इनकम हो या इंडियन इनकम, ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे। अभी ये सोर्स रूल अप्लाई करें, तो ये सोर्स रूल अप्लाई करने से ये जो नॉन रेसिडेंट की शिप इंडिया आती है और इंडिया में जो कैरेजेस मिलते हैं उसको, वो तो इंडिया में टैक्सेबल होगे नहीं होगे ना, ऑब्वियसली। भले ही मैं इंडिया ना आया हूं, मेरी शिप इंडिया आती है, इंडिया में लगेज अनलोड करती है, पैसेंजर अनलोड करती है इंडियन पोर्ट पे, ओके, तो मेरी इनकम इंडिया से अर्न हुई ना हुई? ऑब्वियसली हुई। तो फिर डिपार्टमेंट बोलेंगे टैक्स पे कीजिए। अभी देखिए मेरी शिप कब आती है पता है? अप्रैल 22, अप्रैल 22 में मेरी शिप इंडिया आती है, ओके, और इंडिया में से मैंने 5 लाख अर्न कर लिए, ओके। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेंगे चलिए इसके ऊपर टैक्स पे कीजिए। अभी ये जो मेरी इनकम हुई अप्रैल में, अभी आप देखिए मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मेरा इंडिया में कोई बिजनेस है नहीं है, मेरा इंडिया में कोई रेसिडेंस है नहीं है, कुछ नहीं है, ओके, सिर्फ मेरी शिप इंडिया आई और फिर आके चली गई, ओके। अभी क्या हुआ लॉजिकली समझिए, ये जो एक्सेप्शन है उसको लॉजिकली समझना सीखे आप, ओके। तो ये जो अप्रैल 22 में शिप आती है, ठीक है, और 5 लाख अर्न करती है,
फिर बाद में ये मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, पहले तो आप देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर क्या है सर, इसका प्रीवियस ईयर होगा, इसका प्रीवियस ईयर होगा 22-23, ठीक है। तो इसका नॉर्मल असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए, इसका नॉर्मल असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 23-24, ओके। तो इसका रिटर्न डिपार्टमेंट को कब मिलेगा, इसका रिटर्न ऑफ इनकम सर 31 जुलाई 23। ये सारी डेट समझ में आ रही है आपको, ये सारी की सारी डेट आपको समझ में आ रही है। अप्रैल 22 में मेरी शिप यहां पे आई इंडिया में, ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर हुआ 22-23। नॉर्मल रूल, अभी सब कुछ नॉर्मल अप्लाई करते हैं, एक्सेप्शन क्यों है इसका लॉजिक समझिए। नॉर्मल अप्लाई करने जाओगे डिपार्टमेंट को लॉस होगा, रेवेन्यू का लॉस होगा। ये सारी की सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप नॉर्मल अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों, समझाता हूं आपको। 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, ओके, 23-24 असेसमेंट ईयर है। इसको ये जो नॉन रेसिडेंट है मिस्टर ए, उसको बोलेंगे चल ठीक है तू शिप ले जा, बट याद रखना तूने इंडिया से इनकम ऑन किए है, हाँ पक्का मैं याद रखूंगा, और तेरे को 31 जुलाई 23 को इंडिया में रिटर्न फाइल करना है। बोलेगा ठीक है अभी मुझे जाने दो, आपने जाने दिया, फिर वो शिप कभी वापस आई ही नहीं, क्योंकि वो तो एक बार ही आई थी शिप, वो तो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में उसका बिजनेस नहीं है, वो तो फॉरेनर है। तो फिर आप 31 जुलाई 23 को कहां पे ढूंढने जाओगे कि वो नॉन रेसिडेंट बंदा आया था शिप में, उन्होंने फाइल एक ऑन किए, अभी उसका क्या होगा, गॉन। क्योंकि अभी देखिए ये सारे के सारे जो रूल है नॉर्मल पर्सन के लिए क्यों है, हम यहां पे बिजनेस करते हैं, हम थोड़ी भाग जाने वाले कहीं पे, हम यहीं पे रहते हैं, वी आर रेसिडेंट इन इंडिया। तो नॉर्मल सिचुएशन में आप करो कि भाई फाइनेंशियल ईयर है, ओके ठीक है, उसका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, उसका रिटर्न, दैट इज नॉर्मल। बट अभी ये जो सिचुएशन है इसके लिए आप ऐसा नहीं बता सकते कि आप ठीक है आप एक साल बाद नॉर्मल टैक्स पे कीजिएगा, तो एक साल के बाद कहां चला जाए पता नहीं। इसीलिए डिपार्टमेंट क्या बोलती है कि तू एक काम कर, तू ना 30 डेज में टैक्स पे कर दे, तेरी शिप जो है ओके वो जाए, इससे पहले शिप जो है वो लीव हो इंडिया से, उससे पहले ही टैक्स पे कर दे, या तो फिर इंडिया में कोई पर्सन को अपॉइंट कर और उसको बोल 30 डेज के अंदर टैक्स पे कर दे। इसका मतलब तो ये हुआ सर ये सब कुछ व्यर्थ हो गया, क्योंकि अभी अप्रैल 22 में इनकम ऑन हुई, उसका प्रीवियस ईयर 22-23, और यही अप्रैल या फिर मई में ही असेसमेंट ईयर हो जाएगा, तो असेसमेंट ईयर भी 22-23। समझ में आ रहा है। नॉर्मली क्या होता था, प्रीवियस ईयर 22-23 है, उसकी इनकम 23-24 को एसेस होगी, बट यहां पे एक्सेप्शन क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं। अभी इसमें क्या होगा, भले ही आपने ऑन 22-23 को किया है, फिर भी उसका असेसमेंट ईयर 22-23, अब भी वेरी मोमेंट यू नीड टू पे टैक्स, वेरी सेम मंथ यू नीड टू पे टैक्स। तो यहां पे क्या हो गया, एक्सेप्शन। पहले लॉजिक समझ में आया क्यों एक्सेप्शन है, अभी थ्योरी समझते हैं, ठीक है। इफ द एसएससी इज नॉन रेसिडेंट, अभी ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, अगर रेसिडेंट है तो यहाँ यहीं का है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, उसके पास शिप होनी चाहिए खुद की, या तो फिर उन्होंने चार्टर्ड पे या भाड़े पे ली होगी। द शिप कैरीज पैसेंजर लाइवस्टॉक मेल इन इंडिया, इंडियन पोर्ट पे आने चाहिए, तो ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, अभी देखिए दिक्कत दूसरी क्या आएगी, दूसरी आएगी इसको इंडिया में तो है नहीं, तो हम इसका अकाउंटिंग कैसे देखें। इसको ये तो नहीं बोल सकते नहीं चलिए आप इस इंडिया के लिए दूसरा अकाउंटिंग लिखिए, नॉट पॉसिबल, बराबर। तो इसके लिए क्या बता दिया, आपकी जो टोटल शिप, आपकी जो शिप की जो भी ग्रोस रिसीट है उसका आप 7.5% इनकम एज्यूम बेसिस पे, कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपकी जो भी ग्रोस रिसीट है उसका 7.5% आपकी इनकम हो गई, वो इनकम पे जो टैक्स है वो टैक्स आप शिप लीव करे इससे पहले, शिप इंडिया लीव करे इससे पहले ही पेमेंट कर दीजिए। देखिए तो यहां पे क्या हुआ,
treated as income of the SSE and has to pay tax in same year. In this case, income of assessment year is taxable in the assessment year itself. मतलब income of the previous year 22-23 will be taxable in this particular assessment year itself, and that is why it is called exception. समझ में आया? सेम टू सेम ईयर, ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर फिर बाद में नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट ईयर, ऐसा नहीं है. सेम टू सेम ईयर, सेम ईयर में सेम मंथ में आपको इनकम पे कर देनी है, टैक्स पे कर देना है. लॉजिकली क्लियर? सेक्शन 172, सेक्शन 172. ओके, नेक्स्ट, इनकम ऑफ अ पर्सन हु लिव्स इंडिया परमानेंटली. अभी देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में ही हूं, मेरी रेगुलर इंडिया में सैलरी चल रही है, जॉब कर रहा हूं ठीक ठाक. ओके, तो मेरी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है उसकी सैलरी मुझे मिल गई, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा सर? नॉर्मल असेसमेंट ईयर 22-23, ऑब्वियसली. अभी क्या हुआ, मैं 30 जून 22 को इंडिया लीव करने वाला हूं परमानेंटली, क्योंकि 1 जुलाई से मुझे यूएस में जॉब मिलने वाली है. ओके, तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, 30 जून तक मैंने इंडिया में ऑन किया, मतलब अप्रैल मई जून. अभी देखना, अप्रैल मई और जून 2022, मतलब ये मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 22-23. अब इसका नॉर्मल असेसमेंट ईयर क्या होगा? 23-24. और इसका रिटर्न कब फाइल करेंगे? 31 जुलाई 23. अभी ये बंदा जो है वो तो जून 22 में परमानेंटली इंडिया लीव करके यूएस चला जाएगा परमानेंटली. ओके, तो आप 31 जुलाई को जब रिटर्न नहीं आया और उसको नोटिस दोगे, वो इंडिया से रफू चक्कर हो गया होगा. ओके, तो फिर इसके लिए आप नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं कर सकते. इसको क्या बोलोगे? एक काम कर, तेरा जो असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिटर्न तो असेसमेंट ईयर 22-23 में भरने वाला है. एक काम कर, ये 30 जून का भी रिटर्न तो असेसमेंट ईयर 22-23 में ही फाइल कर दे और उसका टैक्स पे करके बाद में यूएस जा. और ऐसे भी कोई भी पर्सन इंडिया परमानेंटली लीव करेगा ना, तो पहले इसको नो टैक्स ड्यू का सर्टिफिकेट देना होगा कि इंडिया लीव करना है परमानेंटली. ओके, तो यहां पे पहले डिपार्टमेंट तो पूछ लो इसका कोई ड्यू तो बाकी नहीं रह गया. ओके, बट पता नहीं ये जो स्कैम करके लोग चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, ठीक है, कैसे अरेंज कर लेते हैं, स्कैम करके भाग जाते हैं. ठीक है, चलिए उसमें डिटेल में ही जाते, बट यहां पे प्रोविजन है, अगर कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया लीव करने वाला है तो ये जो लास्ट ईयर होगा जब वो इंडिया लीव करने वाला है, उसको वही सेम असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स काउंट कर देंगे. तो यहां पे नॉर्मल नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, 21-22 फाइनेंशियल ईयर का 22-23 असेसमेंट ईयर नॉर्मल है, बट जो 1 अप्रैल में जून 3 मंथ की जो सैलरी है वो सेम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी. तो वो है 174. जब भी ये परमानेंट, मतलब ये क्या है, ये सारी ऐसी सिचुएशन है जो आप लॉजिकली देखोगे ना, तो यहां पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, नॉर्मल सिचुएशन को अप्लाई प्रैक्टिकली नहीं कर सकते. अगर डिपार्टमेंट नॉर्मल सिचुएशन अप्लाई करने जाएंगे तो उसका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, डिपार्टमेंट के हाथ कुछ नहीं लगेगा. ओके, नेक्स्ट, इनकम ऑफ बॉडी फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. ओके, अभी देखिए कभी कभार क्या होता है, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सर ये लोग क्या है, कौन है? अभी हम जब पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको आ जाएगा कि कौन कौन पर्सन होते हैं, कितने पर्सन इनकम टैक्स के लिए इन द आइसिस ऑफ इनकम टैक्स लॉ पर्सन की डेफिनेशन में कवर अप होते हैं. तो फॉर एग्जांपल 2-3 पर्सन है, 3 पर्सन है जिन्होंने डिसाइड किया क्या हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हाथ में, मतलब पार्टनरशिप नहीं है. अभी क्या होता है, 1 जुलाई 21 को इन्होंने वर्क स्टार्ट किया, एसोसिएशन फॉर्म किया, या तो फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म की.
उसका वर्क खत्म हो गया 30/6/22 को। अभी सिर्फ एक साल के लिए आप सोचिए, सिर्फ एक साल के लिए इन्होंने वर्क किया, ठीक है। अभी इसका नॉर्मल बाइफरकेशन करने जाओगे तो क्या होगा, इसका नॉर्मल बाइफरकेशन करने जाओगे तो क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा 1/7/21 से लेके 31 मार्च 22, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 21/22, और 1 अप्रैल 22 से लेके 30 जून 22 वो होगा 22/23। मतलब 9 मंथ्स यहां पे आए, 3 मंथ्स यहां पे आए। अभी इसका आप असेसमेंट ईयर करने जाओगे तो 22/23, 23/24। अभी ये जो बॉडी है सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्रेम हुई है। अभी देखिए ये जो बॉडी है वो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्रेम हुई है, तो इसका आप नॉर्मल 9 मंथ्स, 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स, 3 मंथ्स में बाइफरकेट करके दो अलग अलग असेसमेंट ईयर करेंगे, बहुत ही लंबी प्रोसेस चलने वाली है। क्यों ऐसा करना, तो इसको बोल दे एक काम कर, तो एक काम कर, ये जो पूरा साल है इसको असेसमेंट ईयर 22-23 में ही बुक कर दे, इसको असेसमेंट ईयर 22-23 में ही बुक कर दे। तो ये जो पीरियड है उसके लिए ये नॉर्मल है, बट ये जो पीरियड है उसके लिए क्या है, ये एक्सेप्शन। समझ रहे हो, जब भी बॉडी डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व बंद हो जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्रेम हुई फिर बंद हो गई, तो उसके लिए दो असेसमेंट ईयर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इसको बोल दे तू एक ही रिटर्न फाइल कर दे भाई, तू एक ही रिटर्न फाइल कर दे। क्यों 3 मंथ्स के लिए फिर वापस से नेक्स्ट ईयर में रिटर्न फाइल करना, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन लाइकली टू अवॉइड टैक्स। ओके, अभी ये सिचुएशन नंबर 4 क्या है, देखिए, पर्सन लाइकली टू अवॉइड, likely to transfer the property to avoid the tax. Okay, say for example मैंने एक हाउस परचेस किया 1/4/18 को। कब परचेस किया, 1/4/18 को। अभी हाउस मैंने मेरी खुद की इनकम से अर्न किया है, परचेस भी खुद की इनकम से किया है, ठीक है, बट मेरी जो इनकम है ना वो 10 लाख से ज्यादा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो हाउस है, ओके, या तो फिर ऐसे कुछ मेरे फ्रेंड के नाम पे या वाइफ के नाम के या फैमिली मेंबर के नाम पे ले लूंगा, ठीक है, अवॉइड करने के लिए। अभी क्या हुआ, 18-19 में रेंट मिला, 19-20 में रेंट मिला, 20-21 में रेंट मिला, ओके, बट यहां पे मैंने टैक्स अवॉइड ही किया है। ओके, तो यहां पे समझिए मैंने अवॉइड करने के लिए ये सारे के सारे ईयर्स में टैक्स कम भरा है। इनकम मेरी हुई फिर भी मैं किसी और को शो कर रहा हूं, या तो फिर मैं ब्लैक की इनकम कर रहा हूं, डिपार्टमेंट को शो ही नहीं कर रहा हूं। ओके, डिपार्टमेंट को जाके पता लगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कि इतना सारा खेल हो रखा है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेंगे, ये जो तेरी इनकम है हमें नहीं पता कब अर्न की, 18-19 में अर्न किया, 19-20 में अर्न किया, 20-21 में अर्न किया, जब भी किया, अभी हमें कब पता चला, हमें पता चला 21-22 को, तो इसको हम असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्स कंसीडर करेंगे। अभी देखिए हाल ही में एक बहुत बड़ी रेड हुई है, ओके, पीयूष जैन, राइट, पीयूष जैन ही नाम था ना, 200 करोड़ कैश। ओके, तो अभी क्या हुआ, ये 200 करोड़ क्या इसने एक ही साल में अर्न किए होंगे, नहीं, बहुत बहुत ही साल की इनकम होगी, पर वो टैक्स कब होगी, अभी पता चला ना, तो अभी इनकम टैक्सेबल होगी। तो यहां पे जितने भी साल में आपने इनकम अर्न की, बट डिपार्टमेंट को अभी पता चला ना, तो अभी इस असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी। तो आपकी इनकम 18-19 की हो वो भी असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्सेबल होगी, 19-20 की हो वो भी यहां पे टैक्सेबल होगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। डिपार्टमेंट को जब पता चला, डिपार्टमेंट को जब पता चला तब वो इनकम जाके आप टैक्स होगी, ठीक है, जब भी आप अवॉइड करोगे तब। तो यहां पे क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर कोई भी हो, आपने वो 5 इयर्स में इनकम अर्न की हो या 10 इयर्स में इनकम अर्न की हो, अभी पता चला अभी ही वहां पे आपको टैक्स भरना होगा। तो ये 4 एक्सेप्शन क्लियर है। सेक्शन 172 इनकम ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, ओके। सेक्शन 174 पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। सेक्शन 174A बॉडीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटे से ड्यूरेशन के लिए फॉर्म हुई है तो उसको डिवाइड नहीं करना है।
और जब भी 175 जब भी पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है टू अवॉइड द टैक्स। ओके, तो यहां पे हम ब्लैक मनी की नहीं प्रॉपर्टी की बात करें। चले मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी वाइफ में, अभी वाइफ में इनकम हो रही है बट वाइफ में कोई टैक्स नहीं आ रहा है। 18, 19, 19, 20, 20, 21 डिपार्टमेंट को जाके 21, 22 में पता चला, डिपार्टमेंट को जाके 21, 22 में पता चला, क्या पता चला कि ये बंदा है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके रखी है। अभी एक काम कीजिए, अभी इसको क्लबिंग यहां पे कीजिए और जितनी भी पास्ट में ये टैक्स अवॉइड किया है, जितना भी टैक्स अवॉइड किया है सबको यहां पे लाके आइए असेसमेंट ईयर 22-23 में। और लास्ट एक्सेप्शन है सेक्शन 176। अभी ये थोड़ा डिफरेंट है। ये जो पहले 4 एक्सेप्शन है और 5th एक्सेप्शन है उसमें डिफरेंस क्या है बताता हूं आपको। यहां पे इन्होंने लिखा है, ये जो है 5th पॉइंट, इट इज एट ए डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। सर इसका क्या मतलब हुआ, ये हाईलाइट कीजिए, डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, इसका क्या मतलब हुआ। ये जो 4 पॉइंट है ना, अब आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो मान लीजिए और आपके सामने ये सिचुएशन आई कि शिपिंग बिजनेस है और वो इंडिया लीव कर, आप बोलोगे नहीं 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 पहले लीव मत कीजिए, पहले टैक्स पीजिए। बोलेगा अरे ट्रस्ट कीजिए मैं भर दूंगा, नहीं नहीं ये प्रोविजन कंपलसरी है। अगर आप नॉन रेसिडेंट है और ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं, इंडिया में शिप लेके आते हैं, पहले टैक्स पे कीजिए, बाद में ही आपकी शिप लीव होगी, तब तक हम शिप को लीव करने नहीं देंगे। ओके, या तो फिर इंडिया में कोई एजेंट अपॉइंट कर दीजिए जो आपके बिहाफ पे टैक्स पे कर दे विदिन 30 days ऑफ लिविंग द शिप। ओके ठीक है, तो यहां पे ये प्रोविजन कंपलसरी है। सेम वे अगर कोई बंदा परमानेंटली लीव करता है, डिपार्टमेंट को पता चला लीव कर रहा है, उसको बोलिए टैक्स पे करके जावे, तो वो कंपलसरी प्रोविजन हो, असेसिंग ऑफिसर को वो अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, सेम वे बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, सेम वे अवॉइड टैक्स। तो यहां पे ये चारों की चारों सिचुएशन एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर आपके सामने आई, तो आपको इसको कंपलसरीली अप्लाई करना होगा। बट 5th पॉइंट है, उसमें आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। 5th पॉइंट, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी प्रोविजन। डिस्क्रिशनरी मतलब वो असेसिंग ऑफिसर का चलेगा, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है नहीं नहीं इसमें ये प्रोविजन लगाने की, एक्सेप्शन लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मल प्रोविजन ही चलने देते हैं, तो असेसिंग ऑफिसर कैन डू दैट। एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल। ओके देखिए, से फॉर एग्जांपल मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है। ओके अभी जो मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिसॉल्व हो रही है। ओके अब तक अच्छा काम किया बट वो डिसॉल्व हो रही है 30 जून 22 को। ओके अभी क्या होगा, मेरा जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका जो प्रीवियस ईयर 21-22 का रिटर्न है वो मैं असेसमेंट ईयर 22-23 में फाइल करूंगा। यस ऑब्वियसली। तो अभी ये जो 1/4/22 से लेके 30 जून 22 जो है 3 मंथ्स, इसका जो इनकम टैक्स रिटर्न यहां पे इस असेसमेंट ईयर में मर्ज करना नहीं करना वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। असेसिंग ऑफिसर बोलेगा नहीं ये पार्टनरशिप फॉर्म तो इंडिया की ही है और ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, या तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर तो ये पार्टनरशिप फॉर्म रिटर्न भेज ही देंगे क्योंकि इंडिविजुअल के रिटर्न भी वो रेगुलर टाइम पे भर रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगे तो ये 3 मंथ्स का असेसमेंट 23-24 में ही करेंगे। बट अगर डिपार्टमेंट को ऐसा डाउट हुआ नहीं ऐसा नहीं करना है, हम ऐसा करते हैं ये जो 3 मंथ्स है उसको असेसमेंट 22-23 में ही जोड़ के उसको इसके पास से टैक्स चार्ज कर लेते हैं। अभी करना नहीं करना, तो 1, 2, 3, 4 में आपके पास ऑप्शन नहीं था, आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो, 1, 2, 3, 4 सिचुएशन आई आपके सामने, तो आपको कंपलसरी अप्लाई करना था, मतलब करना था पक्का। ओके बट यहां पे सिचुएशन 5 में आपके पास चॉइस है, आपको साथ में मर्ज करके रिटर्न लेना है नहीं लेना है आपकी चॉइस है। ओके तो ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके ठीक है, बट ये एक्सेप्शन थे। और किसके एक्सेप्शन थे? नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली होता था 21-22 प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर 22-23 में होगी, प्रीवियस ईयर 22-23 की इनकम असेसमेंट ईयर 23-24 में होगी। बट यहां पे तो उल्टा पुल्टा हो गया,
इज दिस क्लियर? दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। नॉर्मल प्रोविजन जब एप्लीकेबल नहीं होगी तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। इज दिस क्लियर? ओके, ये पांचों के पांचों सिचुएशन क्लियर हो गई। कौन कौन सी 5 सिचुएशन है? इनकम ऑफ शिपिंग बिजनेस सेक्शन 172। ओके, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली सेक्शन 174। 174A बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और टैक्स 175। लास्ट में आती है 176 डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये चारों की चारों जो है वो कंपल्सरी इन नेचर है, जबकि ये डिस्क्रिशनरी है। ओके, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। इज दिस क्लियर? ओके, एक्सेप्शन क्लियर है पक्का? ठीक है, शैल वी गो एट देन नेक्स्ट। अभी चलिए डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 231 में। पर्सन, सर पर्सन माने क्या? पर्सन पर्सन ओके, सी जैसे आपने फाउंडेशन में बीसीके में देखा होगा कि कई सारे एंटिटीज होते हैं, लाइक प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी। ओके, और सभी के लो भी आए आपने, मतलब बीसीके में आपने देखा एंटिटी है, बिजनेस है, क्या है, वो सब कुछ देखा। फिर आपने देखा कि ये सब के लो भी है, लाइक एलएलपी का एक्ट है, कंपनीज का एक्ट है, पार्टनरशिप का भी एक्ट है। ठीक है, तो वो जो सारे पर्सन है दैट इज अ पर्सन इन द आइसिस ऑफ लॉ। एक होते हैं नेचुरल पर्सन लाइक अस, ओके, हु आर हैविंग नेचुरल पर्सन, नेचुरल आइडेंटिटी। बट देयर आर आर्टिफिशियल पर्सन लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। ओके, प्रोप्राइटर तो है ही, उसको इंडिविजुअली कंसिडर कर लेंगे, नेचुरल पर्सन ही कंसिडर कर लेंगे। HUF, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, LLP, तो ऐसे कई सारे पर्सन है। इन दी आइसिस ऑफ इनकम टैक्स लॉ कौन कौन है? तो इनकम टैक्स ने स्पेसिफिकली सेक्शन 231 में बोल दिया ये 7 पर्सन है इन दी आइसिस ऑफ लॉ। इनकम टैक्स के लिए हम ये 7 पर्सन की कैटेगरी बना रहे हैं। ओके, आप कोई भी हो, चाहे आप नेचुरल पर्सन हो, चाहे आप आर्टिफिशियल पर्सन हो, आप ये जो कैटेगरी है 7 उसमें फॉल होंगे पक्का। यस, ओके, कोई भी पर्सन हो यहां पे तो फॉल हो ही जाएगा। फर्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या आएगा? नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। ओके, नेक्स्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो हमारा हिंदू लॉ है वो बोलता है जो भी फैमिली बिजनेस है आपका, ओके, वो फैमिली का है, खुद का नहीं है। मतलब सपोज आई एम हैविंग अ फैमिली बिजनेस, राइट, तो मेरे फादर है, मेरे ब्रदर्स है, ओके, वो सब हम फैमिली बिजनेस करते हैं। तो आई इवन इफ आई मैनेज द बिजनेस आई कैन नॉट से दैट ये बिजनेस मेरा है, वो ज्वाइंट फैमिली का है। ओके, अगर ज्वाइंट फैमिली का पार्टीशन होता है तो बिजनेस में भी पार्टीशन होगा और जो भी मेंबर्स है उसको उसका शेयर मिलेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो फैमिली बिजनेस है, ओके, हिंदू लॉ जो बना रखा है उसमें क्या है, कोई इंडिविजुअल ऐसे आके क्लेम करे कि नहीं ये तो मेरा बिजनेस है, ऐसा नहीं चलेगा। आप फैमिली का बिजनेस चला रहे हो तो एक काम कीजिए, फैमिली को एक सेपरेट पर्सन ही कंसीडर कर देते हैं यहां पे इनकम टैक्स में। ओके, उसका टैक्स रिटर्न भी अलग से फाइल करना, उसका रिस्पेक्टिव जो भी इनकम आती है वो भी सेपरेटली आपको टैक्स होगा। तो यहां पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम इंडिविजुअल, तो मेरा खुद का रिटर्न भी होगा और एज ए होल फैमिली बिजनेस भले ही मैं चला रहा हूं फिर भी वो बिजनेस तो फैमिली का है, इसीलिए उसका अलग से रिटर्न फाइल करना होगा और उसकी अलग से इनकम कैलकुलेट करनी होगी। ओके, नेक्स्ट है कंपनी। वो तो आपको पता ही है, कंपनी लॉ आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, और यहां पे मैंने बोला लॉ में आपको डिटेल में कंपनी देखने को मिलेगी। फर्म, अभी यहां पे देखिए फर्म माने पार्टनरशिप फर्म, बट सर ये एलएलपी जैसा कुछ कंसेप्ट तो आता था हमें, एलएलपी 2000 एक्ट, वैसा कुछ आता था। अभी यह इनकम टैक्स एक्ट आया 61 में, ठीक है, इसकी डेफिनेशन दी 231 में, 61 में, ठीक है, और अभी एलएलपी एक्ट आया अभी 2008 में, तो तब तो ये इंक्लूड नहीं होगा ना। हाँ, तो अभी आने के बाद वो कहां पे गया, तो ये बोल रहे हैं फर्म है ना उसमें एलएलपी को काउंट कर दे। मतलब यहां पे जब हम फर्म बोलेंगे तो पार्टनरशिप फर्म भी आ जाएंगी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी आ जाएंगी। मतलब जो जो प्रोविजन फर्म को एप्लीकेबल है वो प्रोविजन एलएलपी को भी एप्लीकेबल होंगे। बट सर दोनों का मतलब हमने देखा लॉ में कुछ पढ़ा था कि पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है, जबकि एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और ऐसे कई सारे डिफरेंस हैं। हाँ, तो इसके हिसाब से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी भी किसी भी प्रोविजन में ऐसा करना हो कि नहीं ये फर्म को एप्लीकेबल है, एलएलपी को नहीं है, या फिर एलएलपी को एप्लीकेबल है फर्म को नहीं है,
तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा। ओके, जब तक कुछ ना बोला गया हो तब तक जो जो प्रोविजन फॉर्म को एप्लीकेबल है वो प्रोविजन एलएलपी को भी एप्लीकेबल होगा, राइट। सी फॉर एग्जांपल 44 एडी है, एक प्रोविजन है सेक्शन 44 एडी जो आप पीजीबीपी में लर्न करोगे, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को एप्लीकेबल है बट एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं है। तो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे एक्सेप्ट एलएलपी। ये किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप, बट एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा आपको स्पेसिफिकली बोल देंगे। ओके, तो एलएलपी को हम सेपरेट पर्सन नहीं कंसीडर करेंगे, यहां पे फॉर्म में ही कंसीडर कर लेंगे। फिर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो भी ग्रुप बना के एसोसिएशन बना के बिजनेस करते हैं, ओके, वो वाले। लोकल अथॉरिटी मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइक दैट। और सर इसके अलावा तो कई सारे पर्सन होते हैं, तो वो सारे के सारे पर्सन कहां पे आ जाएंगे? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जो क्लोज 1 to 6 में फॉल ना हुए हो। फॉर एग्जाम्पल आपका टेंपल है, उसका ट्रस्ट है, ओके, तो वो टेंपल का ट्रस्ट है, वो कहां पे जाएगा? ओके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मतलब ये कई सारे पर्सन होते हैं, डिटेल में देखते हैं। चलिए, इंडिविजुअल में कौन कौन आएगा? नेचुरल पर्सन, मेल फीमेल बोथ आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड माइनर और पर्सन ऑफ साउंड माइंड, बट असेसमेंट इन सच केस में बी मेड ऑन गार्डियन। सर हमने कॉन्ट्रैक्ट में तो कई तो पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर विल बी वॉइड अब इनिशियो। हाँ, वो वॉइड अब इनिशियो है, ठीक है, बट माइनर का जो रिटर्न है वो कौन फाइल करता है? गार्डियन। सिग्नेचर कौन करेगा? गार्डियन। उसके जो पेरेंट है वो या तो फिर कोई भी गार्डियन, ठीक है, बट उसका रिटर्न अलग से फाइल होगा, यस पक्का होगा। नेक्स्ट है एचयूएफ। अभी एचयूएफ में देखना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हिंदू लॉ है वो क्या कहता है, ठीक है, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि यहां पे डिफरेंस भी आता है कई बार। मतलब अभी तो थियरी इसमें बेसिक में इतनी सारी नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपको फंडा याद रखना है। कभी कभी छोटा छोटा 1 मार्क में एमसीक्यू में भी आ जाए तो फिर हमें वो सिंगल मार्क भी लॉस नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मीनिंग दिया है कि एचयूएफ का मीनिंग क्या है, ठीक है, बट हिंदू फैमिली जो है जिसपे हिंदू एक्ट एप्लीकेबल होता है, जिसमें ऑल मेल्स लिनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इंक्लूड देयर वाइफ्स एंड डॉटर्स। अभी देखिए, मिस्टर ए और मिसिस ए की फैमिली है, ठीक है, अब इसके 3 सन है, बी सी, सॉरी 2 सन है और एक डॉटर है, ठीक है। अभी ये डॉटर है वो भी काउंट हो गए, यस। अभी जो बी है उसकी वाइफ है मिसिस बी, मिसिस सी, और इसके चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये सभी की सभी, इवन डॉटर को भी अभी काउंट करना है, यस ऑब्वियसली। ओके, हिंदू लॉ में पहले क्या था कि सिर्फ मेल डिसेंडेंट को ही काउंट करते थे, फिर बाद में 2005 में चेंज आया। ऐसा थोड़ी चलेगा कि जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ मेल मेंबर का ही राइट होता है, क्यों? डॉटर नहीं है, डॉटर का भी राइट होना चाहिए। इस हिसाब से क्या हुआ, अभी फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें डॉटर का भी राइट होता है। तो कई बार क्या होता है कि फैमिली पार्टीशन में डॉटर को बुलाते हैं, चलिए आप लिख दीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ओके, ऐसा लिख के दे दीजिए, सो हम वापस में भाई भाई बांट ले। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपकी जो भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हो उसमें डॉटर का भी इक्वल राइट है और देना चाहिए, लो बोलता है देना चाहिए, ओके। तो यहां पे डॉटर भी इक्वली होगी, बराबर छे, ओके। अभी हिंदू जो लॉ है, यहां पे स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ओके, यहां पे उसके 2 बाइफर्केशन है। एक है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ और एक है दया भगा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। सर ये स्कूल क्या है? हिंदू की कोई स्कूल है क्या? नहीं, स्कूल नहीं है, बट 2 कंसेप्ट है, ओके, 2 कंसेप्ट है जो अलग अलग स्टेट्स में फॉलो होते हैं, ओके। जो वेस्ट बंगाल है और आसाम है वहां पे थोड़ा डिफरेंट वे से वो फॉलो करते हैं, उसके जो स्टेट लॉज है, ओके। उसमें जो हिंदू लॉ है वो अलग से फॉर्म करते हैं, अलग से कंसीडर करते हैं। कैसे बताता हूं मैं आपको। ये जो दया भगा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है वो वेस्ट बंगाल और आसाम में होता है, और जो मिताक्षरा है, ओके, वो वेस्ट बंगाल और आसाम को छोड़ के सभी इंडिया के सभी स्टेट्स में वही रूल लागू होता है, इवन इन गुजरात, ओके। बट एक्चुअली मेरे ख्याल से ये जो दया भगा है ना वो सारे इंडिया में एप्लीकेबल होना चाहिए। लिटरली दया भगा जो है
वो सारे के सारे इंडिया में एप्लीकेबल होना चाहिए, आई इंसिस्ट। ओके, क्यों आपको पता चल जाएगा, क्यों बताता हूं मैं आपको। नोबडी एक्वायर्स द राइट और शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। अभी देखिए यहां पे क्या हुआ, मिस्टर ए, मिसेस ए, उसकी फैमिली है, ठीक है। मैंने बोला इसका सन बी और सी है और डी डॉटर है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, डॉटर है, ओके। ये मिस्टर ए जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है, क्या है, हेड ऑफ फैमिली, जिसको हम बोलेंगे कर्ता। क्या बोलेंगे हम, कर्ता। कर्ता क्यों, हमारे हिंदी में ये कर्ता का क्या है कि ये पर्सन है, कर्ता हर्ता है, ओके। ये फैमिली के कर्ता हर्ता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्ता। फैमिली का सब देख रेख, सब इंपॉर्टेंट वर्क, सब डिसीजन बिजनेस में कौन लेगा, ये मिस्टर ए लेगा। जब तक हेड ऑफ फैमिली जिंदा है, जब तक हेड ऑफ फैमिली जिंदा है, ये पर्सन क्या है, ये फैमिली में बर्थ ले लिया, ओके, इससे उसका हक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ओके। ये तो क्या हुआ यहां पे, मिताक्षरा। मिताक्षरा में क्या होता है, मुकेश अंबानी है, फिर उसके सन आते, सन बर्थ लेके बोलेंगे ये सब मेरा है। बाय बर्थ अगर कोई पर्सन अंबानी फैमिली में बर्थ लेता है, बोलेंगे ये सारा का सारा अंबानी का पैसा मेरा है, ओके। और थोड़ा बड़ा हो जाएगा और 20 साल का हो जाएगा, 20 इयर्स के बाद बोलेंगे चलिए मुझे मेरा भाग चाहिए, ओके, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, तो उसका राइट है, देना पड़ेगा, उसका राइट है। क्योंकि यहां पे मिताक्षरा में क्या होता है, वन ऑक्यूपाई राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ। सिर्फ बर्थ लेने से उसका राइट मिल, कैसे राइट मिलेगा भाई, बर्थ लेने से ही राइट मिल जाएगा, ओके, और नॉट द सक्सेशन। तो यहां पे क्या होता है मिताक्षरा में, आपका फैमिली में बर्थ हुआ, इट मींस आप वो फैमिली बिजनेस में जुड़ गए, और आपका भी यू आर इक्वली, यू कैन से हैविंग अ इक्वल मेंबर, राइट आपका हो जाएगा इक्वल। तो ये जो मिताक्षरा स्कूल है उसमें भले ही हेड ऑफ फैमिली लिविंग है, ओके, हेड ऑफ फैमिली जिंदा है, फिर भी बोलेंगे मुझे मेरा शेयर चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। बट ठीक है, चल रहा है इंडिया में, चल रहा है ये तो 10। बट यहां पे क्या है, नोबडी एक्वायर्स द राइट। तो सर ये वेस्ट बंगाल असम में ये ऐसा क्यों, वो तो पता नहीं है, बट यहां पे देखिए ये जो राइट है वो मिलता है, ऐसा नहीं आपको राइट नहीं मिलेगा। बट मिस्टर बी ने ये फैमिली में बर्थ लिया, तो बर्थ लेने से राइट नहीं मिलेगा। अगर मिस्टर ए की डेथ हुई तो डेथ होने के बाद ही जाके मिस्टर बी या फिर सी या फिर डी का राइट होगा। जब तक हेड ऑफ फैमिली जिंदा है तब तक जो चिल्ड्रन है उसका कोई राइट होता नहीं है, ओके। हेड ऑफ फैमिली जब डेथ होती है उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जिसको जाती है उसको मिल जाएगा शेयर, सिंपल। तो यहां पे दया भगा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या बताता है, नोबडी एक्वायर्स राइट बाय बर्थ, नोबडी एक्वायर्स राइट बाय बर्थ, बर्थ लेने से आपको राइट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 10 चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर एनी राइट इन शेयरिंग प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज हिज फादर इज अलाइव, जब तक फादर जिंदा है, ओके, तब तक उसको एक टूटी कोड़ी भी नहीं मिलने वाली है। और ओनली ऑन द डेथ ऑफ फादर चिल्ड्रन विल एक्वायर द राइट, और फादर के जाने के बाद ही इसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है। हेंस फादर एंड हिज ब्रदर वुड बी को पार्टनर। तो ये को पार्टनर क्या है, जब हम पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स बोलते हैं, यहां पे को पार्टनर, उसको इक्वल राइट मिलता है, ठीक है। दिस एवरी चाइल्ड, और यहां पे क्या है मिताक्षरा में, एवरी चाइल्ड बोर्न इन अ फैमिली एक्वायर राइट और शेयर इन अ फैमिली ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बर्थ लेने के बाद ही आ गया मेरा भी राइट लगेगा, ओके। तो यहां पे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे, मेरा राइट है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्या हिस्सा चाहिए, अभी तो तू बड़ा ही नहीं हुआ है, फिर भी हिस्सा मांगते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये है दया भगा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ये डिफरेंस याद रखना है, यस, ओके। नेक्स्ट फॉर्म में क्या आती है, पार्टनरशिप फॉर्म 1932, और फॉर्म में ये एलएलपी भी इंक्लूड हो जाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में जो फॉर्म है वो भी यही पर्सन में इंक्लूड होगी, ओके। बट however for income tax purpose minor admitted to the benefit of existing partnership would also be treated as partner, ओके। यहां पे माइनर को भी पार्टनर के हिस्सेदारी देंगे। माइनर को तो हम पार्टनरशिप में कर सकते या नहीं कर सकते, एक्सेप्शन था, कर सकते थे फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ये आपने पार्टनरशिप लॉ में पढ़ा, फाउंडेशन में ही पढ़ा था, हाँ।
चलिए नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी में कौन कौन सी कंपनी इंक्लूड होगी? अभी कंपनीज एक्ट क्या है? 2013। ओके, इससे पहले का एक्ट था 56। ओके ओके, तो कंपनी इन अ कॉमन लैंग्वेज इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में जो इनकॉर्पोरेट होती है उसको बोलते हैं कंपनी। ओके, जिसमें बट व्हाइट सेक्शन 217 कंपनी क्या है? अभी देखिए कंपनी की डेफिनेशन कंपनी लॉ में पढ़ोगे तो डिफरेंट होगी और यहां पे डिफरेंट होगी। क्यों? अरे खुद का लॉ है, अब लॉ जो बनाता है ठीक है वो अपने हिसाब से अपनी डेफिनेशन फ्रेम करता है कि कंपनी में भले ही कंपनी में बात की हुई कंपनी, अगर आप लॉ में कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या लिखा होगा पता है? कंपनी मीन्स कंपनी, कंपनी मीन्स कंपनी फॉर्म अंडर दिस और एनी प्रीवियस लॉ। दिस मतलब कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी है ऐसी कि जो भी कंपनी, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उससे पहले का एक कंपनी 1956 जो है उसमें फ्रेम हुई होगी, या फिर उससे पहले का जो भी एक्ट था उसमें फ्रेम हुए, उसको बोलते कंपनी। तो कंपनी लॉ ने तो डेफिनेशन बहुत शॉर्ट एंड सिंपल कर दी, बट यहाँ पे इनकम टैक्स में बोल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इंडियन कंपनी भी आएगी, बॉडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड कंट्री, मतलब कई बार क्या होता है इंडिया में कंपनीज एक्ट है तो उसको बोलते हैं कंपनी, अभी यूएस में कोई और लॉ होगा, यूके में कोई और लॉ होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो भी बॉडी कॉर्पोरेट उसको भी हम कंपनी बोलेंगे। यस, इंस्टीट्यूशन और बॉडी विच इज एसेसेबल और एसेस टू कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1922। अभी देखिए ये जो एक्ट है 61, इससे पहले का एक्ट कौन सा था? 22। तो 22 एक्ट में, 22 की एक्ट में जो कंपनी की डेफिनेशन थी उसके हिसाब से वो कंपनी, क्योंकि कई सारी कंपनी तो बहुत पुरानी है, अभी देखिए 170 ईयर, 175 ईयर, 100 ईयर्स पुरानी कंपनी हमारे पास इंडिया में है, ठीक है, तो उसकी फ्रेम, वो तो फ्रेम हुई होगी 1900 1800 समथिंग। ओके, तो वो तो तभी भी कंपनीज एक्ट में होगी, इनकम टैक्स एक्ट में होगी। ओके, तो उसको भी हम कंपनी बोलेंगे। और ये जो इंस्टीट्यूशन और बॉडी विच इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड, ये बोर्ड, जब भी बोर्ड बोले ना तो वो बोलेंगे सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, जब भी बोर्ड की बात हो तो वो बोर्ड क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड सब कंपनी जो है वो यहां पे कंपनी के डेफिनेशन में कवर हो जाएंगी। फिर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, तो यहां पे देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्हेन पर्सन कंबाइन टुगेदर promotional of joint venture or joint enterprise, they are accessible as AOP. If they do not law, if they don't in a law constitute partnership, देखिए अभी यहाँ पे AOP भी है तभी बनेगा जब वो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो फॉर्म के डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे और फॉर्म के जो हेडिंग में पर्सन आते हैं वहां पे फॉल हो जाएंगे। बट अगर आप पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपने ऐसे एसोसिएशन बना दिया, ओके, और कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए ज्वाइंटली आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। अभी देखिए यहां पे आप एक सोचिए बात को, जब मैं पर्सन बोलता हूं तो उसमें 7 पर्सन्स आते। अभी देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल? सर नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में तो पर्सन बोलो इंडिविजुअल बोलो दोनों सेम ही है, पर्सन इंडिविजुअल दोनों सेम ही है, नहीं, बट यहां पे इन दी आइसिस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हमें इनकम टैक्स के नजरिए से देखना है, ठीक है, तो अगर आप इनकम टैक्स के नजरिए से देखोगे तो पर्सन और इंडिविजुअल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मुझे बताइए। सर इतना तो लग रहा है इंडिविजुअल जो है उसमें सिर्फ नेचुरल पर्सन ही आते हैं, लाइक मी, यू एंड ऑल, ओके, सिर्फ नेचुरल पर्सन, ओके, जबकि पर्सन में वो इंडिविजुअल भी इंक्लूड होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन, HUF, कंपनी, LLP, AOP, BOI सब कुछ इंक्लूड होगा। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है पर्सन और इंडिविजुअल का? ओके, तो जब भी मैं आपको ये बताऊं कि यहां पे लॉजिक देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, इसको बोलते हैं AOP, ओके, और जब भी मैं बोलूं यहां पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो अभी ये नाम से आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन डिफरेंस समझाया पर्सन इंडिविजुअल का, अभी यहां पे नाम से आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है।
सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन में लाइक मिस्टर ए बी एन कंपनी फॉर्म, ए बी प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे के सारे पर्सन्स जो है वो मेंबर्स हो सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जो एसोसिएशन है वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब यहां पे ये जो एसोसिएशन बनाएंगे उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेचुरल पर्सन एसोसिएशन बनाए, यहां पे इंडिविजुअल भी बनाएंगे। मतलब इंडिविजुअल कैन बी अ मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन, कंपनी कैन बी मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन, फर्म कैन बी मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। ओके, जबकि मैं यहां पे इंडिविजुअल्स की बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही आएंगे और वो अपना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बनाएंगे। डिफरेंस इतना ही है, बाकी तो सभी का पर्पज एक ही है। जॉइंटली आप बिजनेस करते हो, यू बिकम अ मेंबर, और ये जो है सेपरेट एंटिटी हो जाती है और इसका आपको सेपरेट रिटर्न फाइल करना होगा। सिंपल। ओके, आर यू गेटिंग दिस? डिफरेंस समझ में आया ये दोनों का? ओके, लाइक म्यूचुअल फंड ट्रेड एसोसिएशन, मेंबर क्लब एटसेट्रा। ओके, तो यहां पे क्या होगा? इंडिविजुअली होगा। देखिए, इट डू नॉट सेसेस ऑफ पर्सन लाइक executor trustee who merely receives income jointly and who may be assessable in like manner and to the same person as beneficiary individually. Thus, co-executors or co-trustees are assessable BOI as their title and interests are indivisible. Okay. अभी ये देखिए डिफरेंस यहां पे आपको दिया है। In case of BI, only individuals can be member, whereas in case of AOP, any person can be its member, like company, firm, etc. In AOP, member voluntarily come together with the common will of common intention. जबकि BOI में such common may or may not be present. Okay, so that is what a difference between the two. फिर आती है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाएगा, कृषि उपज मंडी समिति, या फिर कोई भी अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, सब कुछ आ जाएगा। जो भी लोकल अथॉरिटी है, लोकल मतलब जो सेंट्रल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो पर्टिकुलर सिटी है, टाउन है, वो सब कमेटी वहां पे आ जाएंगी। और अभी ये जो 6 पर्सन है, ये जो 6 पर्सन है, उसके अलावा कोई भी हो, कोई भी मतलब लाइक राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ओके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आइडल, डायटी, ट्रस्ट, ओके, टेम्पल, तो वो सभी के सभी आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एजेपीस, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में कवर अप हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? ओके, तो ये था डेफिनेशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 231, 7 पर्सन। ओके, इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन, HUF, ओके, फॉर्म में फॉर्म भी आ जाएगी और LLP भी कवर अप हो जाएंगी, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और AJPs, ये 7 पर्सन्स 231 के अंडर में कवर अप हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। तो सर ये SSC कौन है? व्हाट डू यू मीन बाय SSC एंड हाउ दिस SSC इज डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन? ये तो क्या है, अभी तो मैं हीटिंग से आपको जो MCQs हो MCQs पूछने लगे 30 मार्क्स में, इसीलिए ये छोटे छोटे कंसेप्ट है वो MCQ में कवर अप कर लेते हैं। बट जब MCQ नहीं थे तब की बात कर रहा हूं, May 16, November 13, तब क्या करते थे, ये छोटी छोटी जो प्रोविजन है उसको 4 मार्क में थ्योरेटिकली पूछते थे। ओके, तभी एक बार May 16 में पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय SSC, व्हाट डू यू मीन बाय SSC। अभी देखिए बेसिक है, फिर भी कई बार आपको इस तरह पूछ सकते हैं, या तो फिर MCQ में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो SSC का मतलब क्या है, मैंने लॉजिकली आपको समझा। SSC माने टैक्स पेयर। आप बोलेंगे SSC का मतलब क्या हुआ? टैक्स पेयर। ओके, बट यू कैन नॉट राइट इन 4 मार्क टैक्स पेयर,
और फिर आप अपने हिसाब से जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको प्रोविजन क्लियर नहीं होगी, तब आप अपने ओन लैंग्वेज में लिखोगे। और आपकी ओन लैंग्वेज कैसी होगी? SSC मीन्स पर्सन हु पेज टैक्स, हु इज लायबल टू पे टैक्स, हु इज पेइंग टैक्स। बस इतना, फिर ऐसे ही लिखते जाओगे। बट आप प्रोविजन में देखोगे तो डिफरेंट होगा और फिर आपको मार्क नहीं मिलेंगे, राइट? तो क्या है कि आप अगर, नो डाउट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट, ओके, बट फिर भी आई इंसिस्ट, ओके, कि मैं जितने भी आपको बुक दे रहा हूं, सब चैप्टर को सब में डिटेल में ही पढ़ना है आपको। अगर आपने पढ़ लिया तो कभी भी कहीं से भी कॉर्नरिंग MCQ आ जाए, केस स्टडी बेस में कवर अप हो जाए, या तो फिर प्रैक्टिकल में कवर अप हो जाए, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, इफ यू आर क्लियर विद दिस, ओके। तो SSC का डेफिनेशन देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, SSC सब कुछ लॉजिकल है जिसका असेसमेंट होता है, ओके, असेसमेंट ईयर में। SSC is a person by whom any tax or any other sum of money is payable under these act. These act मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ऐसा कोई भी पर्सन मतलब वो 7 में से कोई भी हो सकता है, ओके, जिसको कोई भी टैक्स या फिर कोई भी सम इनकम टैक्स एक्ट में पेएबल है। बट सर, अगर मेरी कोई इनकम ही नहीं हुई, 250 से ज्यादा इनकम ही नहीं हुई, या तो फिर अर्न ही नहीं कर रहा हूं, तो आप पर्सन में कवर अप होगे, क्योंकि पर्सन तो होना इंडिविजुअल, हाँ, बट आप SSC में कवर अप नहीं होगे। मतलब कौन बड़ा, SSC बड़ा या पर्सन बड़ा? SSC बड़ा या पर्सन बड़ा? मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन इज एन SSC, बट ईच एंड एवरी SSC मस्ट नॉट बी ए पर्सन। सर आपने उल्टा बोला। हाँ, तो फिर सही क्या है? Each and every SSC is a person, but it is not necessary that each and every person is an SSC. हाँ, अब भी सही बोला, फिर से बोलू। Each and every SSC is a person. Each and every SSC is a person, but it is not necessary that each and every person must be SSC. ओके, अगर वो SSC है तो पर्सन होगा ही होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है पर्सन है तो SSC है, ओके। मतलब पर्सन की जो टर्म है वो बहुत बड़ी है और SSC बहुत छोटी है। SSC में सिर्फ 4 पॉइंट कवर हो गए। आप पर्सन तो हो, बट आप SSC हो या नहीं हो, ये डिसाइड करते हैं ये 4 पॉइंट। पहला पॉइंट, ओके, पहला पॉइंट, अगर आपको इनकम टैक्स पेएबल है या फिर इनकम टैक्स का कोई भी सम, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो पेनल्टी हो, ये जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ओके, वो एक्ट में आपको कुछ भी पेएबल हो, ओके, तो आप SSC हो। नंबर 2, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अभी ये जो डेफिनेशन SSC के, ये 3 और पॉइंट इंक्लूड करेंगे। नंबर 1, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग। सर ये प्रोसीडिंग क्या है? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट में कुछ भी प्रोसीडिंग शुरू कर दी, क्यों प्रोसीडिंग क्यों करेंगे? या तो फिर आपकी इनकम के लिए, हीज इनकम मतलब खुद की इनकम के लिए, और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर विच इज एसेबल। सर ऐसा कब हो सकता है? देखिए, मिस्टर ए है, उसको इनकम टैक्स पेबल है 50,000 का, तो ये SSC है? हाँ है। चलिए, इनकम टैक्स पेबल नहीं है, भूल जाइए। बट मिस्टर ए के अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी। क्यों प्रोसीडिंग इनिशिएट की? डिपार्टमेंट ने नोटिस क्यों भेजी? उसकी इनकम के लिए। या तो फिर कोई मिस्टर बी है, उसकी इनकम के लिए ए को नोटिस मिली। अरे भाई, बी की इनकम के लिए ए को क्यों नोटिस मिलेगी? क्योंकि बी की जो इनकम है वो ए में क्लब होती है। क्लब सर ये क्लब क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम, आगे आएंगे। और लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, और अमाउंट डिफंड ड्यू टू हिम और बाय सच अदर पर्सन। मतलब कि इनकम, लॉस और रिफंड के लिए SSC जो है, ओके, जो पर्सन है उसकी इनकम के लिए हीज और अदर पर्सन,
देखिए डेफिनेशन कितनी भारी है। ओके, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रोसीडिंग इनिशिएट की है। क्या इनिशिएट की है? प्रोसीडिंग। ओके, और वो भी प्रोसीडिंग किसकी? उसकी इनकम की, या फिर उसके लॉस की, या फिर उसके रिफंड की, और या तो फिर कोई और पर्सन की इनकम, कोई और पर्सन के लॉस, कोई और पर्सन के रिफंड की, जिसकी इनकम इसमें क्लब होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये मेरा इनकम टैक्स ड्यू है और मुझे पेएबल है, तो मैं एसएससी हूं। फर्स्ट पॉइंट, अगर मेरा कुछ भी इनकम टैक्स ड्यू है तो मैं एसएससी हूं। ओके, अभी मेरा इनकम टैक्स ड्यू नहीं है, बट डिपार्टमेंट मेरे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की है, या तो मेरी इनकम के लिए, या तो मेरे लॉस के लिए, या तो फिर मेरे रिफंड के लिए, और या तो फिर मेरी माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम के लिए, उसके लॉस के लिए, और उसके रिफंड के लिए। ओके, तो मैं एसएससी हूं। इज दिस क्लियर? ये था सेकेंड पॉइंट। मैंने आपको बताया 4 पॉइंट आते हैं। नंबर 1, एक तो टैक्स पेएबल है, नंबर 2 प्रोसीडिंग है, नंबर 3 डीम्ड एसएससी। सर ये डीम्ड एसएससी क्या है? डीम्ड एसएससी और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। सर ये डीम्ड एसएससी क्या है? द एसएससी इंक्लूड एवरी पर्सन इज डीम्ड टू बी द एसएससी अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब अभी देखिए, से फॉर एग्जांपल ट्रस्ट है और मैं ट्रस्ट में ट्रस्टी हूं, तो अभी ट्रस्ट में साइन किसकी लगेगी? ट्रस्ट तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ट्रस्ट में साइन किसकी लगेगी? मेरी। तो भले ही मैं मेरे हिसाब से एसएससी नहीं हूं, बराबर, बट आई एम द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन टुवर्ड्स द ट्रस्ट, और ट्रस्ट के रिटर्न में मैं खुद साइन करता हूं एज एन इंडिविजुअल कि हाँ इस ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी हूं, और ये ट्रस्ट के सारे रिटर्न मैंने फाइल किए हैं, मैंने ये सब कैलकुलेट किया है, तो आई विल बी एसएससी इंडिविजुअली टू। ओके, तो वो हो जाएगा डीम्ड एसएससी। और फिर लास्ट में पॉइंट आता है एसएससी इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब कुछ डिफॉल्ट किया होगा, कुछ गलती की होगी। कैसे? अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स की कोई प्रोविजन एप्लीकेबल हो रही है और फुलफिल नहीं कर रहा है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल मैंने आपको टीडीएस का कुछ कंसेप्ट पढ़ाया था, टीडीएस, आगे टैक्स डिडक्टेड सोर्स, इतना पता है सर। आपने कुछ एग्जाम्पल दिया था, कुछ एग्जाम्पल दिया था, वो कुछ ऑडिट फीस वाला एग्जाम्पल था 50,000 का। हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 एक्सपेंड किए, कोई प्रोफेशनल फीस दी, और मुझे 194J में टीडीएस आता है, 194J में टीडीएस आता है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, ये 50,000 में से 10% कट करके 45,000 मुझे पे करने हैं, और 5,000 इनकम टैक्स जो है, टीडीएस जो है, वो मुझे डिपार्टमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैंने इनकम टैक्स की कोई प्रोविजन को ब्रेक किया है। ओके, तो अगर मैं इनकम टैक्स की कोई भी प्रोविजन ब्रेक करूंगा, ओके, या तो फिर उसमें डिफॉल्ट करूंगा, फेल करूंगा, ओके, वो प्रोविजन मुझे अप्लाई हो रही है और मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो मैं कंसीडर हो जाऊंगा एसएससी इन डिफॉल्ट। भले ही मुझे टैक्स पेएबल हो ना हो, भले ही मेरी प्रोसीडिंग हो ना हो, भले ही मैं डीम्ड एसएससी हो ना हो, मतलब ये 4 में से कोई भी एक पॉइंट में आप कवर अप हो गए, ये 4 में से कोई भी एक पॉइंट में भी आप कवर अप हो गए, यू आर एसएससी। तो ये समझ में आ गया? एवरी एसएससी इज अ पर्सन, every SSC is a person, but it is not necessary that every person is an SSC. Okay, सब पर्सन एसएससी हो गए ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, बट हाँ, अगर आप एसएससी हो तो आप पर्सन तो हो ही। ओके, नेक्स्ट है असेसमेंट। लॉजिकली सब डेफिनेशन आ रही है, देखिए। असेसमेंट माने प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ एसएससी डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर। ओके, एसएससी मतलब ये टैक्स पेयर है, उसकी इनकम का असेसमेंट हो रहा है, आंकड़न हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, और वो कौन कर रहे हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर। वो कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। और किसका असेसमेंट हो रहा है? इनकम टैक्स पेयर का, उसको बोलते हैं एसएससी। और जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? असेसमेंट प्रोसीजर। ये जो असेसमेंट प्रोसीजर है ना, उसका आपको इन डेप्थ चैप्टर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन डेप्थ चैप्टर आएगा।
फाइनल में ओके। इट मे बी बाय वे ऑफ नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट एटसेट्रा। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है इनकम की डेफिनेशन। इनकम की डेफिनेशन ओके सर, इनकम की डेफिनेशन क्यों कवर अप करना है? अब देखिए, जब आप लो पढ़ोगे ना, लो उसमें 60 मार्क्स का कंपनी लो आता है, 40 मार्क्स का अदर लॉज आता है। उसमें एक चैप्टर आता है इंटरप्रिटेशन ओके। उसमें ये मैं एग्जांपल दूंगा आपको ओके, बट वहां पे भी पढ़ेंगे और यहां पे भी पढ़ेंगे हम। क्या डेफिनेशन दो तरह की होती है। कोई भी डेफिनेशन है ना, वो दो तरह की होती है। कोई भी डेफिनेशन ले लो, कोई भी एक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डेफिनेशन दो तरह की होती है। एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, और एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन। सर इसका क्या मतलब हुआ? जब मैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलूंगा ना, इसका मतलब ये है, मतलब ये ही है। लाइक यहां पे बोला दिस इज द प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ द एसएससी इज डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर। बस, तो ये प्रोसेस ही आएंगी, ऐसा दूसरा कुछ हो ही नहीं। आप बोलोगे कंपनी मीन्स कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। बस, उसमें वही कंपनी आएंगी जो हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और आ ही नहीं सकता। मतलब एग्जॉस्टिव का मतलब है ये डेफिनेशन में जितना बोला है ना, उतना ही आएगा, और कुछ आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई शक्यता ही नहीं है। आपको एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दे दिया, इसका मतलब इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। जबकि आपको कोई इंक्लूसिव डेफिनेशन बताए ना, तो उसका मतलब है ये तो इंक्लूड होता है, बट ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब इसके अलावा कोई कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। तो ऐसा कैसे डेफिनेशन में कुछ भी इंक्लूड हो सकता है? देखिए, ये जो इनकम की डेफिनेशन है ना, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन। इनकम की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन ओके। इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिगिंस विद द वर्ड इनकम इंक्लूड्स। जब भी कोई डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट होगी ना, इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इनकम या फिर कुछ भी, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन। यहां पे क्या बताया आपको? इनकम इंक्लूड, देयरफॉर इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड नॉट एग्जॉस्टिव। देखिए, एग्जॉस्टिव माने अगर आपने ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दी तो ये 23 पॉइंट ही आएंगे, इसके अलावा कोई 24 पॉइंट आएगा ही नहीं। बट यहां पे क्या बोला? इंक्लूसिव, मतलब ये 23 जो एग्जांपल दिए हैं इनकम के, वो तो आएंगे ही आएंगे, बट इसके अलावा इसके जैसे कोई भी इनकम हो, वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो फिर क्यों देते हो ये 23 एग्जांपल? आप ऐसा ही बोलते, कुछ भी मिले इनकम बता दीजिए, ऐसा ही दे दीजिए ना। पहले आप 23 लिस्ट दोगे, फिर बताओगे ये 23 तो इंक्लूड होने वाले हैं। हाँ, होने वाले। अब ये 23 के अलावा कोई और इनकम हुई तो वो भी इंक्लूड होगी, तो फिर ये 23 पॉइंट्स क्यों देते हो? एग्जाम्पल के तौर पे कितने तो पक्का आने वाले हैं ही, बट क्या होता है एग्जाम्पल में फिर लिमिट नहीं होती है, ऐसे कई सारे, क्योंकि इनकम किसी भी तरह की हो सकती है ओके। तो यहां पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिए है कि ये 23 इनकम तो होगी ही होगी इनकम टैक्स में, बट इसके अलावा कोई और इनकम भी आपके पास होती है तो उसको भी आपको इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड करना है। यस ओके। तो अभी कौन कौन सी डेफिनेशन है? प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड, ये सब आगे आने वाला है। ये डेफिनेशन में कुछ नहीं है, ठीक है, एक बार पढ़ लो और इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ आगे आने वाला है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट ओके, अगर कोई ट्रस्ट है उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला, फिर जो सैलरी है उसमें आपको परक्विजिट मिली, सेक्शन 17 सैलरी हेड में आएगा। फिर कोई स्पेशल अलाउंस मिला एम्प्लॉय को, और अलाउंसेस ग्रांटेड टू एसएससी टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, वो भी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ परक्विजिट बेनिफिट्स, किसी भी पर्सन को मिल गया, फिर वो बिजनेस में मिले, फिर वो सैलरी में मिले,
कन्वर्टेबल इनटू मनी, यहां पे भी वही बेनिफिट मिला। डीम्ड प्रॉफिट 4159 आगे आएंगे। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन पीजीबीपी, ये जो पांचों हेड है वो सब कुछ की इनकम यहां पे ले रहे हैं। कैपिटल गेन जो कैपिटल गेन में है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज जो अदर सोर्स में होंगे, किसी भी प्रकार का आपको विनिंग हुआ है अदर सोर्सेज में। ओके, सेम वे एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज ए कंट्रीब्यूशन। इसका मैं लॉजिक आपको रिस्पेक्टिव हेड में समझाऊंगा क्या है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो की पर्सनल है उसको उसके ऊपर पॉलिसी लेते हैं हम। ओके, और जब भी आप कोई कंपेंसेशन मिलता है, कोई नो हाउ, पैटर्न, ट्रेडमार्क शेयर करने के लिए, गुडविल, ओके, उसका कंपेंसेशन भी आपकी इनकम हो जाती है। इस तरह आपको 23 पॉइंट्स दिए हैं, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको रीड करने हैं और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इनकम की डेफिनेशन में सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, दैट्स इट, कुछ नहीं है, ये सब कुछ आगे आएगा। तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे ये जो सब इनकम हम कंसिडर कर रहे हैं वो आगे पांचों हेड में आने वाली है, और पांचों हेड की जो भी फर्स्ट में पढ़ाऊंगा सेक्शन, ओके, जो चार्जिंग सेक्शन उसको बोलते हैं, उसमें यही सब लिखा होगा वापस से। ओके, चलिए फिर आगे मैंने बताया आपको कि इनकम और टैक्स दोनों को राउंड ऑफ करना है। किसमें राउंड ऑफ करना है? 10 रुपीज में, चाहे आपकी इनकम हो चाहे आपका टैक्स हो। इनकम को राउंड ऑफ करना है वाइट सेक्शन 288A, और टैक्स को राउंड ऑफ करना है वाइट 288B, वो तो सेक्शन है, ठीक है। अभी यहां पे सर ये सेक्शन याद रखनी नहीं रखनी है, सेक्शन याद रखनी नहीं रखनी है। अभी देखिए, सभी सेक्शन याद रहे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट फिर भी आई इंसिस्ट, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस है जो रेगुलर यूज होती है, वो सेक्शंस से आप बात करें। मतलब वी विल ऑलवेज ट्राई कि हम सेक्शन से बातें करें। मतलब मैं बोलूंगा सेक्शन 5 ये बताता है, सेक्शन 6 ये बताता है, फिर मैं रिपीट करूंगा ये सेक्शन 5 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। नो डाउट एग्जाम में आपको सेक्शन से बातें नहीं करेंगे, एग्जाम में आपको सेक्शन से नहीं पूछेंगे, ओके, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है सेक्शन का रेफरेंस आए क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको, देखिए, आई नेवर मीन टू से कि आप सेक्शन लिखोगे तो ही आप पास होगे, पास तो वैसे ही हो जाओ प्रोविजन के बेसिस पे, ओके, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 70-80 क्रॉस करना है, तो आई इंसिस्ट, ओके, कि आपको सेक्शंस भी याद होनी चाहिए। ओके, इफ यू लाइक टू स्कोर मोर देन 70-80 इन टैक्स, और आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टैक्स में 70-80 स्कोर नहीं होते, आराम से होते हैं, प्रोवाइडेड आपने सब कुछ किया होगा, प्रोविजन को ठीक से समझा होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे वॉल्यूम कर लीजिए, दैट्स इट, मोर देन इनफ है। तो यहां पे हम 10 में राउंड ऑफ करेंगे। कैसे राउंड ऑफ करेंगे? ओके, पैसे को इग्नोर करें, 5 और मोर देन 5 रुपीज को फुल 10 में कवर अप करें, और लेस देन 5 को लेस देन 10 में कवर अप करें। लाइक यहाँ पे अगर ये 2 है तो यहाँ पे 0-0 हो जाएगा, अगर ये 8 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। बट सर अगर ऐसा हुआ तो 4,75,564.9, तो फिर क्या करें? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। पहला इन्होंने क्या बोला? पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, उसको इग्नोर करो, ठीक है। अभी जो रुपीज है उसमें लास्ट क्या है? 4, तो यहां पे राउंड ऑफ कैसे होगा? ऐसे, समझ रहे हो? इसको ऐसा नहीं करना है, पहले इस पैसे को राउंड ऑफ करे फिर इसको राउंड ऑफ करे, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो 99 पैसे ही क्यों ना हो। पैसे तो पहले ही हमने इग्नोर करने, मतलब कभी भी हम पैसे लिखेंगे ही नहीं, पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा ही नहीं, इग्नोर इट, इग्नोर इट, इग्नोर इट। ओके, इनकम में और टैक्स में दोनों में ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। 10 रुपीज में राउंड ऑफ करना है, ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। अभी देखिए, ये जो सेक्शन 4 है वो वापस में रिपीट हो रही है। कैसे? सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। सर ये चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या हुआ? आपकी इनकम को, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स आएगा नहीं आएगा, तो ये बताती है चार्जिंग सेक्शन 4। क्या बोलती है? टैक्स शैल बी चार्ज एट रेट्स,
तो रेट्स कहां पे दिए होंगे, रेट्स आगे देखेंगे हम। फिर चार्जेस ऑन एवरी पर्सन, पर्सन मतलब 231 होने चाहिए, हाँ तो वो तो सभी हो गए। टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर जो है उसको असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल करेंगे, बट उसके 5 एक्सेप्शन है, 172, 174, 174 है, 175, 176 आगे देखा हमने, यस। और टैक्स इज लेविड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बस यही है। ओके अभी देखिए ये भी हमने देखा पार्ट 1, 2, 3, 4। फाइनेंस एक्ट 21 का जो पार्ट है 1, उसमें असेसमेंट ईयर 21, 22 के टैक्स रेट्स। फिर पार्ट 2 है उसमें टीडीएस रेट्स फाइनेंशियल ईयर 21, 22, और यहां पे एडवांस टैक्स के जो रेट हैं, एडवांस टैक्स। अभी देखिए यहां पे फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर में गलती मत करना, ओके। अगर आप असेसमेंट लिखते हो तो 23, 22, 22, 23, और अगर आप फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस लिखते हो तो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में इनकम टैक्स, ठीक है। और फोर्थ में जो आएगा वो एग्रीकल्चर का होगा। चलिए ये तो क्लियर है, हमें पहले ही कर लिया है, ये सिर्फ यहां पे रिपीट हो रहा है, ओके। हाँ अभी हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है और वो है टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल, ओके। चलिए तो अब तक हमने क्या देखा, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। देखिए मैं ये जो आपको बार 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 रिपीट करवाता हूं, क्यों करवाता हूं, क्योंकि आई विश के आपके माइंड में ये सब कुछ छप जाए, ओके। जितना जितना आप रिपीट करोगे ना, जितना आप आपकी आंखों के सामने आएगा, रिपीट करोगे, माइंड में आएगा, पढ़ोगे, लिखोगे, जितना रिपीटेशन 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 होगा ना। अभी देखिए आपने फाउंडेशन में बीकॉम में देखा होगा कि जो लॉ है, थियरी है, ओके, वो जो लॉ है, थियरी है, वो सब कुछ में क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो तो याद रहता है, फिर लॉन्ग लास्टिंग आपकी मेमोरी में रहता नहीं है। इस हिसाब से अभी आप इंटर में हो, फिर आप फाइनल में जाओगे, ओके, तो एक बात हमेशा याद रखना, ओके, जितना भी आप रिपीट कर पाओगे ना, उतना ज्यादा और लॉन्ग लास्टिंग आप याद कर पाओगे, ओके। तो आपको वीकली टाइम मिले, संडे को आपको टाइम है, ठीक है, पूरा का पूरा वीक में आपने जो कुछ भी किया रिवाइज कर ले, ओके। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, ओके, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और हम क्लास में मैक्सिमम हो सके उतना रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपको घर में रिवीजन करोगे तो फिर वहां पे भी आप ज्यादा रिवीजन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे अंडर सेक्शन, ये यूएस का मतलब है पर्सन अंडर सेक्शन 231, ओके। अंडर सेक्शन शॉर्ट में लिखा है, अंडर सेक्शन 231 इंक्लूड्स इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी, फर्म में एलएलपी भी आ जाएगा, यस, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपीसी, ये आपको पता है। एसएससी में कौन कौन इंक्लूड होगा ये आपने देख लिया कि जिसके जो खुद इनकम टैक्स पेबल है या मनी पेबल है, जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग है खुद की, या फिर कोई अदर पर्सन की जिसका क्लबिंग होने वाला है, इनकम, लॉसेस, रिफंड, ओके। डीम्ड एसएससी इन डिफॉल्ट, ओके। नेक्स्ट असेसमेंट क्या है पता है हमें, राउंड ऑफ कैसे करना है, 10 रुपीज में राउंड ऑफ करना है। हाँ अभी देखना रेट, जब भी आप इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, अभी तो हम ऑप्शन नंबर 1 में ही करेंगे सर, ऑप्शन नंबर 2 कहां पे करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 हम लास्ट, जब भी हम सब हेड काउंट हो गया, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, फिर बाद में जाके ऑप्शन 2 करेंगे। बट ये दोनों ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपीज बिलो एज 60 इंक्लूडिंग रेसिडेंट वुमन, ओके। तो 250 तक आपको कोई टैक्स नहीं है, 250 तक आपको कोई टैक्स नहीं है, ओके। मतलब अगर आपकी इनकम, सर ये इनकम कौन सी इनकम की बात कर रहे हो, 5 हेड्स जोड़ दीजिए, सेट ऑफ क्लबिंग कर लीजिए, बाद में आया जीटीआई में से डिडक्शन माइनस कीजिए, डिडक्शन माइनस करने के बाद आया टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, में इसकी बात कर रहा हूं। ये जो आपकी टोटल या फिर टैक्सेबल इनकम है, अगर 250 तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं होगा। 250 से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स है, ओके। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स आएगा, ओके। और 10 लाख से अबोव 30% टैक्स होगा। तो ये आपको रेट
आपके दिमाग में फिट करके रख देने हैं, क्योंकि दिस यू गोना यूज ईच एंड एवरी वे। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो इसमें आप ये टैक्स जब कैलकुलेट करने की बात हो तो हम ये तो यूज करने वाले ही है पक्का। ओके, अभी दूसरा ऑप्शन क्या है? अभी दूसरा ऑप्शन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ही है, मतलब एओपी, बीओआई, एजेपीज के लिए नहीं है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है 115 बीएसी। अभी ये ऑप्शन क्या है? इसमें आपको 250 में नील, 252 5 लाख में 5%, यहां तक सेम है। अभी देखिए 5 लाख से 750 तक 10%, 750 से 10 लाख तक 15%, 10 से लेके 1250 तक 20%, 1250 से लेके 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ज्यादा हुआ तो जाके 30% होगा। तो सर ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो अभी की बात नहीं। सिर्फ आपके मॉड्यूल में ये 115 बीएससी का रेट अलग से ऑप्शन दिया है, इसलिए मैं अभी ले रहा हूं, बट अभी आपको बेसिक में ये ऑप्शन है वो देखना ही नहीं है। आगे जाके आप देखोगे तो सभी जगह पे आपको क्वेश्चन में लिखा होगा एसएससी डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। ओके, ऑप्ट नहीं कर रहा है, ऑप्ट नहीं कर रहा है, ऑप्ट नहीं करना है, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो सर ये ऑप्ट कब करेगा? जब पूरे के पूरे 5 हेड्स खत्म हो जाएंगे, जब क्लबिंग सेट ऑफ हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा, और जब फाइनली टैक्स करने की बात आएगी, वो जो चैप्टर आएगा जिसमें हम 14 मार्क्स के सम कैलकुलेट करते हैं, वहीं पे ये ऑप्शन सीखेंगे क्या है। ओके, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा समझ में आएंगे। क्योंकि यहां पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए अभी देखिए, तो आपके सामने ये दोनों ऑप्शन रखेंगे तो आप वैसा ही करोगे, नहीं नहीं सर ऑप्शन 2 बेटर है, इसमें तो टैक्स कम लगेगा, इसमें तो टैक्स कम लगेगा। बट ऑप्शन 2 सिलेक्ट करने के लिए ये डिपार्टमेंट ऐसे तो है नहीं। ओके, डिपार्टमेंट का सिक्योरिटी तो है नहीं। ओके, वो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक हाथ से बेनिफिट देंगे, दूसरे हाथ से आपके पास बेनिफिट छीन लेंगे। क्या करेंगे, अगर आपने ऑप्शन 2 एक्सरसाइज किया तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कौन कौन से बेनिफिट मिलते थे अभी तक, मतलब डिडक्शन कौन से मिलते थे। तो आपको पहले डिडक्शन का चैप्टर पढ़ना होगा, आपको पहले 5 हेड्स पढ़ने होंगे, सेट ऑफ क्लबिंग पढ़ना होगा, बाद में जाके आपको पता चलेगा कि नॉर्मली आपको क्या क्या मिलता था, और अगर ये आप ऑप्शन करोगे तो क्या मिलने वाला नहीं है। इस हिसाब से अभी हम ऑप्शन 1 में ही बात करेंगे। 2 अभी भूल जाना है, 2 याद करेंगे वापस में। कब याद करेंगे, जब हम पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ ले, फिर बाद में हम टोटल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे, तो बाद में ये ऑप्शन निकल के आएगा। ठीक है, चलिए। तो पहले तो बात की हमने एज 60 और बिलो एज है, एज 60 और बिलो एज है, इंडिविजुअल एचयूएफ। अभी हम इसकी बात करेंगे। राइट नाउ विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट ओनली। ओके, चलिए कैसे कैलकुलेट करते कैसे हैं, पहले रेट देख लीजिए, फिर बाद में कैलकुलेशन भी करवा दूंगा। ओके, पहले रेट देख लीजिए क्या है, फिर बाद में हम कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो अप टू 250 नील, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख अबव 30%। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपीज। इंडिविजुअल में हम बात करें तो जिसकी एज 60 से बिलो हो। ओके, नेक्स्ट। बट सर जिसकी एज 60 और मोर हो तो वो तो हो गए सीनियर सिटीजन, जिसकी एज 60 और मोर हो वो हो गए सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो उसको एडिशनल बेनिफिट मिलता है 3 to 5 5%, 5 to 10 20%, 10 अबव 30। मतलब यहां पे बेनिफिट मिला, 250 के बजाय हो गया। बट अभी कोई वेरी सीनियर सिटीजन है, मतलब जिसकी एज 80 और मोर है, फिर भी ऑन कर रहे हैं, तो आप तो सीनियर के भी सीनियर हो, आप तो सीनियर के भी सीनियर हो, आपको ज्यादा बेनिफिट देना चाहिए कि आप इस उम्र में 80 और मोर में भी इतना ऑन कर रहे हैं और आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप बोनस लाइफ जी रहे हैं, आपको बेनिफिट ज्यादा दे देते हैं। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज्यादा 30%। तो ये हो गया आपके 3 रेट। अगर एज 60 और मोर है तो क्या, 80 और मोर है तो क्या, और बिलो 60 है तो क्या। इतना पहले समझ में आया। और जो भी टैक्स होगा उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आएंगे ही आएंगे। अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और ये है इंडिविजुअल का टैक्स रेट्स। देखिए 250, 250 to 5, 5 to 10, 10 अबव, 3 लाख 3 to 5, 5 to 10, 10 अबव,
5 lakh, 5 to 10, 10 above. Is this clear? Okay. ओके चलिए, और यहां पे आपको 115 बीएससी का ऑप्शन मिलेगा, 115 बीएससी का ऑप्शन मिलेगा। ओके, फिर आपका फ्लैट रेट सब कुछ आता है, बट अभी इसकी बात नहीं करेंगे। चलिए, पहले इतना समझ में आया, ये टैक्स रेट समझ में आए, बट सर कैलकुलेट कराइए, ऐसे ऐसे टैक्स रेट तो समझ में आ गए, बट प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है। ओके, तो ये तो समझ में आ गए कि ये टैक्स रेट क्या है, बट यहां पे हमें प्रैक्टिकली देखना होगा। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। अभी देखिए, पहले मैंने क्या किया था, मैं आंसर के साथ देता था यहाँ पे, बट अभी मैंने थोड़ा चेंज कर दिया मेरी मेथड। पहले आएगी थियरी, पहले आएगी थियरी। ओके, लाइक ये जो थियरिटिकल प्रोविजन है वो सब कुछ पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद आएगा क्लास वर्क। ये जो क्लास वर्क है, क्लास वर्क ये हम यहाँ पे क्लास में सॉल्व करेंगे, जितने भी सम्स हैं। ओके, और जो भी होम असाइनमेंट होगा वो आपको करना है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ओके चलिए, तो पहले ये जो इनकम है मिस्टर एक्स इज टोटल इनकम। सर ये 12 लाख से डायरेक्ट शुरू करेंगे आप? नहीं, ऐसा करते हैं, हम थोड़ा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप है मिस्टर ए, ओके, आप है मिस्टर ए, और आपकी इनकम है से फॉर एग्जाम्पल 5,25,000, या तो फिर आपकी इनकम है ओके 325, 550, 890। चलिए तीनों की तीनों सिचुएशन में हम काउंट करते हैं टैक्स। ओके, अभी जब आपकी इनकम होगी 325, तो टैक्स कैसे काउंट करेंगे हम? पहले कंसीडर करेंगे अप टू 250, अप टू 250 टैक्स आएगा, तो टैक्स आएगा नील, तो अमाउंट होगी 0। फिर 250 से लेके 5 तक, बट सर हमारी इनकम तो 5 लाख है ही नहीं, हमारी इनकम तो सिर्फ 325 है, ठीक है, तो ये कितना हुआ 75,000। तो 75,000 में 5% टैक्स लगेगा, कितना होगा 75,000 इंटू 5% टैक्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टैक्स 3750, तो आपका टोटल टैक्स होगा 3750। अभी मैं एजुकेशन सेस नहीं ऐड करूंगा, अभी मैं रिबेट काउंट नहीं करूंगा, 87A की रिबेट यहां पे मिलती है, बट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, ये पहले टैक्स समझ में आया कैसे कैलकुलेट कर। अभी 550 में अप टू 250 तक नीली 0। ओके, अभी 250 से लेके 5 लाख कितना हुआ 2.5 लाख। ओके, 250 उस पे आएगा 5%, तो 250 पे 5%। स्लैब है, इसको बोलते हैं स्लैब रेट। क्या बोलते हैं इसको? स्लैब रेट। ओके, और 5 से ज्यादा मतलब 5 से लेके 550 तक, जो 50,000 है, 5 से लेके 550 तक 50,000 है, उस पे आएगा 20%, तो 50,000 पे आएगा 20%, जो होगा 10,000, तो आपका टैक्स आएगा 22,500। इज दिस क्लियर? तो सी के लिए क्या होगा? चलिए सी के लिए बता दिया है आपने मैंने, मुझे फटाफट से। यस, वेरी गुड, 90,500, एवरीबॉडी गेटिंग द 90,500 टैक्स, वेरी सिंपल। तो स्लैब का मतलब पहले समझ में आया, अभी हम समझ रहे हैं स्लैब रेट का मतलब क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं टैक्स। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये समझ में आ गया, 90,500 हो रहे, कितने हो रहे यहाँ पे नील, यहाँ पे 12,500 और 890 माइनस 5, ओके,
तो 390 में हुए 20%, 78,000, यस, तो ये हो गए 90,500। अभी देखिए इसका मतलब तो ये हुआ सर, ये जो आपने टैक्स रेट लिखा है, हाँ यहां पे क्या हो जाएगा, पहले जो स्लैब है उसमें नील आएगा। ओके, पहले जो स्लैब है उसमें क्या आएगा, नील। अभी दूसरे स्लैब में क्या आएगा, 5%। बट जब आप तीसरे स्लैब में जाओगे तो यहां पे क्या होगा, अगर 5 से ज्यादा है तो आप ऐसा सोच सकते हो 5 से ज्यादा मतलब 250 to 5 तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो यहां पे आप ऐसे बात कर सकते हो 12,500 फिक्स प्लस 5 लाख से ज्यादा जितना भी है उस पे 20%, मोर देन 5 लाख जो है उस पे 20%। कैन वी से लाइक दैट? समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं आपको? अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो फिर 255 का जो 5% है वो तो पक्का टैक्सेबल होने वाला ही है और वो जाएगा 12,500। अगर आपकी इनकम 10 लाख से भी ज्यादा हुई तो फिर क्या हो सकता है, तो 10 लाख का टैक्स तो होने वाला ही है, मतलब ये जो 250 है उसमें 12,500, ओके, और ये जो है 20%, 5 और 10 के बीच में 5 लाख, उसका 20%, तो वो हो जाएगा 1 लाख, मतलब ये दोनों जोड़ दे तो होगा 1,12,500 प्लस 10 लाख से जो भी ज्यादा है उस पे 30%। कैन वी राइट लाइक दिस? कैन वी राइट लाइक दिस? अरे ऐसा समझ में ना आए तो फिर डायरेक्ट कर दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी भी आपको, अगर आपको ऐसा डायरेक्ट दे दे, लाइक यहां पे देखिए, यहां पे हमने क्या लिया था 890, तो अभी 890 है तो हमें ये तो पता है कि ये कहां पे फॉल हो रहा है, यहां पे फॉल आ रहा है, मतलब 12,500 तो पक्का आएंगे, और 5 लाख से ज्यादा जितना है 390 उसका 20% कर दे 78, तो डायरेक्ट हो जाएगा 90,500। आर यू गेटिंग दिस? ओके, बट वो तो तब होगा ना जब पर्सन की जो इनकम है, सॉरी पर्सन की जो एज है, इंडिविजुअल है, वो 60 से बिलो है। अगर पर्सन 60 और मोर है तो क्या होगा, 60 और मोर है तो यहां पे नील, यहां पे 5%, और यहां पे क्या होगा 2 लाख का 5%, मतलब 2 लाख का 5% मतलब यहां पे होगा, अगर यहां पे होगा 10,000 प्लस मोर देन 5 लाख पे 20%, और यहां पे होगा 1,10,000 प्लस मोर देन 10 लाख में 30%। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग दिस? ओके, अभी जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है उसमें क्या होगा, इसमें क्या 5 लाख से ज्यादा हुए तो ये आएंगे, अदरवाइज यहां पे डायरेक्टली क्या होगा 1 लाख के ऊपर प्लस मोर देन 10 में 30%। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट। इज दिस क्लियर? अभी एक बात सोचना, क्या ये जो बेनिफिट मिल रहा है ना, ये मिल रहा है यहां पे रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को, रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन को। तो इसका मतलब ये हुआ अगर नॉन रेसिडेंट है 65 की एज है, नॉन रेसिडेंट है 65 की एज है, तो क्या उसको ये बेनिफिट 3 लाख का नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा उसको, तो ये नॉर्मल प्रोविजन ही एप्लीकेबल होगी। अगर नॉन रेसिडेंट, हम नॉन रेसिडेंट को क्यों बेनिफिट दे, इनकम टैक्स में आपको कई सारी ऐसी प्रोविजन मिलेगी जो रेसिडेंट को एप्लीकेबल होगी, नॉन रेसिडेंट को एप्लीकेबल नहीं होगी। रेसिडेंट को बेनिफिट मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमें याद रखना है कि क्या रेसिडेंट को बेनिफिट मिलने वाला है और क्या नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि ये नॉन रेसिडेंट है और आप रेसिडेंट का एग्जम्पशन करके आ गए, गलत। वहीं पे ध्यान रखना है। अभी देखिए इनकम टैक्स में क्या होगा, अभी ये प्रैक्टिकल सम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। बट ये तो अभी तो शुरू किया हमने टैक्स रेट्स, ओके, आगे जाके टैक्स रेट, मार्जिनल रिलीफ और सब कुछ बहुत बढ़िया आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो इनकम टैक्स में आप एक बात ध्यान से सोच लीजिए, ये जो चैप्टर है ना वो ऐसा वार्म अप चैप्टर है ना कि ये जो चैप्टर का जो जितनी भी बात मैं आपको बताऊंगा वो आगे जाके सब आपको काम लगने वाली है। और आप सोचेंगे नहीं ये चैप्टर 1 में बात की थी सर ने, वो सच्ची में थी, क्योंकि कई बार जब भी मैं टैक्स पढ़ रहा था, ठीक है, इन 2007-8 आई क्लियर्ड माय सीए फाइनल, ओके। तो मेरा जो इंटर था वो 2005 में चल रहा था, 2005 में, ठीक है।
तो हमारे टाइम पे तो क्या ऐसे क्लासेस नहीं थे, इतनी सारी रेफरेंस बुक भी नहीं थी, एक दो रेफरेंस बुक आती थी और हमें अपने हिसाब से करनी होती थी। ओके, ऐसे कोई क्लास थे बट इतना, जब जितना बेनिफिट आपको यहाँ अभी मिल रहा है उतना कोई बेनिफिट हमारे टाइम पे नहीं था। हम होल एंड सोलली बुक्स पे रिलाई करते थे, और जब भी बुक्स पे रिलाई करते थे, बुक्स में कई सारे एग्जाम्पल दिए होते थे, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से हम करते थे, और जब भी हम सॉल्व करते थे तो पूरा का पूरा सम सॉल्व करने के बाद पता चलता है नहीं ये तो गलत किया, फिर सोचते थे क्यों गलत किया क्यों गलत किया, बाद में पता चलता था कि यहाँ पे ये जो प्रोविजन है वो इंडिविजुअल की है और आप तो कंपनी की प्रोविजन यहाँ पे घुसड़ रहे हो। मतलब ये जो पर्सन है ना, वो सारे के सारे पर्सन में अलग 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 प्रोविजन एप्लीकेबल होती है इनकम टैक्स में। ओके, तो जहां पे जो जो प्रोविजन आनी चाहिए वो आपको याद होना चाहिए कि ये पर्सन है, ये सिचुएशन है, इसमें ये एप्लीकेबल होगी, इसमें रेसिडेंट का एप्लीकेबल होगा, इसमें रेसिडेंट को एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें नॉन रेसिडेंट को एप्लीकेबल होगा। मतलब इतना सारा आपको याद रखना होता है, और ये आप जब भी प्रोविजन आता है तब हाईलाइट कर लोगे ना कि यहां पे 60 और मोर की बात की है और नॉन रेसिडेंट की बात की है, इसका मतलब ये नॉन रेसिडेंट को एप्लीकेबल नहीं हुआ, नॉन रेसिडेंट के लिए यही प्रोविजन है। तो ये आपको माइंड में फिट करके रखना है कि नहीं, अगर नॉन रेसिडेंट हुआ चाहे वो 60 प्लस हो चाहे वो 80 प्लस हो, इसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ये आपके दिमाग में फिट हो गया, फिर बाद में कहीं पे जाके भी नॉन रेसिडेंट का क्वेश्चन आया तब आप भूल नहीं जाओगे। ओके, तो ये जो बातें हैं वो हम ड्यूरिंग लेक्चर्स करते जाएंगे, जिससे आप नोट डाउन करते जाना और आपको बहुत ही काम लगने वाला है, ठीक है। तो अभी ये तो था बेसिक टैक्स रेट, अभी आगे बहुत ही डिटेल में आने वाला है और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करने वाले हैं, बट अभी आज का टाइम समाप्त हो गया है, ठीक है। तो फिर यहां तक रखते हैं, कल हम प्रैक्टिकल करेंगे। कल का जो पूरा लेक्चर है, पूरा लेक्चर प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है, पूरा का पूरा लेक्चर प्रैक्टिकल होने वाला है। अभी तक हमने जो भी प्रोविजन किया उसका हम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, यस, डाउट है कुछ? यस, डाउट है? इंडियन रेसिडेंट है, हाँ हाँ, और 200 डेज के बाद आउट ऑफ इंडिया चले जाता है तो उसको टैक्स तो डबल जगह पे पे करना पड़ेगा, इंडिया में भी करना पड़ेगा, जहाँ पे इनकम अर्न कर रहा आउट ऑफ इंडिया वहां भी पे करना। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं सोर्स रूल और रेसिडेंस रूल, राइट। तो वी आर इंडियन रेसिडेंट, तो हमें आप कहीं पे भी इनकम अर्न करे, चाहे यूएस में अर्न करे, यूके में अर्न करे, वर्ल्ड के किसी भी कोने से अर्न करके लाए इंडिया में तो टैक्स होगा ही होगा। तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो भी सही है, तो सर यूएस वाली गवर्नमेंट मुझे टैक्स लगाएंगी, इंडियन गवर्नमेंट मुझे टैक्स लगाएगी, तो मेरे ऊपर तो डबल टैक्स का बर्डन आएगा। बट उसका भी एक सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन आपको फाइनल में मिलेगा उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। ओके, अगर इंडिया ने यूएस के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट किया होगा कि हमारे इंडियन रेसिडेंट को आपके यूएस में भी टैक्स लगा है, हमारे इंडिया में भी टैक्स लगा है, अभी आप टैक्स फर्गो कर रहे हैं या हम फर्गो करें, क्योंकि कोई एक पर्सन को दो कंट्री टैक्स लगाए तो वो पर्सन को तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है, और वो आगे जाके आप फाइनल में पढ़ोगे कि कब कौन कंट्री टैक्स इग्नोर करेंगी, कैसे इग्नोर करेंगी, ये सब बहुत ही डिटेल में आएगा। ओके, बट यहां पे अभी फिलहाल इंटर लेवल तक हमें क्या याद रखना है, इंटर लेवल में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया का लॉ क्या बता रहा है। इंडिया में टैक्सेबल होगा तो होगा, फॉरेन में चाहे जो भी हो, अभी इंडिया में टैक्सेबल होने वाला है तो होने वाला है, इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी तो लेगी। फिर फाइनल में देखेंगे कौन टैक्स लेगा, यूएस लेंगी या इंडियन गवर्नमेंट लेंगी, कितना टैक्स बेनिफिट डबल टैक्सेशन में मिलेगा वो हम फाइनल में जाके देखेंगे। बट यहां पे डबल टैक्सेशन होगा तो भी हम इंडिया का प्रोविजन देखेंगे, टैक्स होने वाला है तो होने वाला है, दैट्स इट। ओके, चलिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। इज दिस ओके, इज दिस क्लियर? चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। ओके,
Take a break for 5 to 10 minutes. Then after we gonna start with account.